हेलो। क्या पढ़ाया था लास्ट वन पे? हाँ, आईपी। अच्छा, आईपी कंपैरिजन ऑफ एनायन बता दिया था, उसको कैसे कंपेयर करना है बता दिया था। चलिए अगली हेडिंग लगाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट पेज, नई शुरुआत नए हेडिंग के साथ। एक अलग से पेज रखना भाई यहां पे। हेडिंग लगाएंगे सारे लोग। अगला टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सारे लोग हेडिंग लगा लेंगे भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए लगा लिया हेडिंग। अब पेन कॉपी छोड़ दो, अब शांति से बोर्ड पे देखना चालू कर देना है आप लोगों ने। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, यहां पे जरा गौर से सुनो सुनो सुनो, सारे लोग सुनो। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो क्या? एटम की औकात। क्या बोले तो? एटम की औकात, कि वो सामने वाले से कितना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है ना। पहला सवाल ये उठता है, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है। तो सुनो होता क्या है, मान लो एक एटम है एक्स, ठीक है, एक एटम है एक्स और एक एटम है वाई, अपने आप को मान सकते हो। एक्स और वाई ने मिलकर क्या बनाया? बॉन्ड बनाया, लेट सपोज। कैसे बनाया, क्या हुआ, वो सब छोड़ो अभी, तुम अभी मैं बता दूंगा सारी चीजें। बस ऐसे सोचो ना, एक्स और वाई ने मिलकर बॉन्ड बनाया। तो शुरू में एक्चुअल में ये जो बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है? मैं मान के चल रहा हूं ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है बोलो जल्दी? कोवेलेंट। मैं ये ऑलरेडी मान के चल रहा हूं ये कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट। क्यों ऐसा क्यों मान रहे हो? क्योंकि बचपन से आपने पढ़ा है ना, कोई बॉन्ड आपको पता हो ना हो, आपको कोवेलेंट बॉन्ड जरूर पता होगा। अब सुनते जाना ढंग से। क्या कोवेलेंट बॉन्ड में मेरे भाई एक्स और वाई के बीच में क्या डील हुई होगी? एक्स ने बोला कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वाई ने बोला मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक्स ने बोला कि मैं भी अनस्टेबल हूं, वाई ने बोला मैं भी अनस्टेबल हूं। कहते हैं अब तो हम काफी बड़े हो चुके हैं, क्यों ना हम करीब आए और बॉन्ड बनाए। तो ये हुआ, ठीक है बना लो। जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे, यहां पे ये क्या है? इलेक्ट्रॉन शुरू में कहां आएंगे? क्या कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है या नहीं बनता है? ये मुझे ये सबने सुना है, इतना शब्द सुना है कि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। सुना है या नहीं सुना है? तो शेयरिंग कैसे हुई? एक्स ने कहा मैं एक इलेक्ट्रॉन देता हूं, वाई ने कहा मैं एक इलेक्ट्रॉन देता हूं। तो एक बात बता, अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहा या इलेक्ट्रॉन पेयर बन चुका है? यानी कि अब एक बात बता, क्या इसको मैं, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर कह सकता हूं कि भैया एक्स ने भी दिया है, वाई ने भी दिया है? अगर ये दोनों नहीं देते तो क्या कभी ये पेयर बन पाता? तुम सोच के मुझे बताओ। यानी कि ये कैसा पेयर्ड है? बॉन्डेड पेयर है या शेयर्ड पेयर है? बॉन्डेड भी है और शेयर्ड भी है। समझ रहा हूं मेरी बात को? बॉन्डेड भी है और शेयर्ड भी है। तो क्या मैं इसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? बस इसी का गेम है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मतलब ये समझो सत्ता है, जिसने अपनी तरफ खींच लिया बस वही ताकतवर है यहां। समझ रहा हूं मेरी बात को? अगर मैं बात करूं ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही सत्ता है, और जिसने अपनी तरफ हल्का भी खिसका लिया बस उसकी औकात ज्यादा है। यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब खिसकाएगा कौन अपनी तरफ? जो पावरफुल होगा। पावरफुल कौन होगा? जिसकी औकात ज्यादा होगी। अरे हाँ ना बोलो भाई। पहली बात समझ में आई? कुछ नहीं होता है, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स न्यूक्लियस। क्या बोला मैंने? मान लो वाई खींच सकता है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, हाँ या ना? एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है या नहीं बन सकती है? मुझे नहीं पता एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वाई की ज्यादा है, छोड़ो अभी। मैं कह रहा हूं एक्स और वाई में अगर किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मान लो वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा? ये मुझे बताओ। खींचेगा। एक्स की ज्यादा हुई तो वो भी खींचेगा या नहीं खींचेगा? अब सुनना, एक्चुअल में पूरा कंसेप्ट सुनना। देख बेटा, अगर मान ले ये एक्स था, एक्स के पास क्या था? एक्स के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था। अब इसने किसके साथ कंबाइन किया? वाई के साथ कंबाइन किया। अब जब वाई के साथ कंबाइन किया, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे। ये दोनों अगर मैं बात करूं, करीब जाएंगे करीब जाएंगे करीब जाएंगे करीब जाएंगे करीब जाएंगे करीब जाएंगे, फाइनली क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग नहीं रे, ओवरलैपिंग। क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग। अरे हाँ ना बोलो भाई। एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, ऐसे इमेजिन करना। अब इन दोनों को करीब ले जा रहा हूं, ले जा रहा हूं, ले जा रहा हूं, ले जा रहा हूं। अरे दो ऑर्बिटल का मिलन यार ओवरलैपिंग कहा जाता है। तुम किसी के गले नहीं मिलते हो तो ऑर्बिटल का मन नहीं करता होगा कि वो भी गले मिले। बस दो ऑर्बिटल गले मिल गए, उसी को तो ओवरलैपिंग कह दिया भैया। अरे हाँ ना बोल भाई। जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, फाइनली क्या हो गई वहीं पे?
ओवरलैपिंग हो गई। अब जरा गौर से सुनना, जैसे ही ओवरलैपिंग हुई सोच के बताना बेटा, तुझे पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सर अभी ये क्या आ गया, मोटी, मत बोलो मोटी, अरे नहीं तुम लोगों को नहीं बोल रहे हैं, अरे मोटी यार, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सुना है कि नहीं सुना है? भगवान ने ना इस दुनिया में सब कुछ सोच समझ के बनाया। महिला बनाया तो पुरुष बना दिया, धरती बनाया तो आसमान बना दिया, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पॉजिटिव बनाया तो नेगेटिव बना दिया, अरे बैलेंस बनाना था भाई, इकोलॉजी भी तो ये कहती है, हाँ या ना? तो उन्होंने सोचा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे पहले क्या होता है सर? अरे यार एक एटम है और दूसरा एटम है, इसका एक ऑर्बिटल इसका एक ऑर्बिटल मिल गया, क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अरे दो एटम मिलके क्या बनाते हैं यार? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल, समझ रहा हूं मेरी बात को? तो एटम एटम, इनके अंदर अभी कौन सा ऑर्बिटल है? एटॉमिक। जब ये कंबाइन कर जाएंगे तो कौन सा ऑर्बिटल? मॉलिक्यूलर। अब भगवान ने सोचा कि अगर ये कंबाइन कर गए तो बॉन्ड बन जाएगा। बोले बॉन्ड बनाने का तरीका अगर दुनिया वालों को बता दिया ना तो सब के सब बॉन्ड बनाएंगे। अब उन्होंने सोचा कि बॉन्ड टूटने का भी तो तरीका बताना पड़ेगा भाई, पॉजिटिव बताया तो नेगेटिव बताया, अच्छा बताया तो बुरा बताया, महिला बताया तो पुरुष बताया, अरे हाँ ना बोलो भाई, बायोलॉजी बताई तो मैथ बताई, हाँ या ना? तो उन्होंने सोचा कि बॉन्ड बनाने का तरीका तो इनको बता दूंगा, लेकिन अगर ससुरा इनमें से किसी को बॉन्ड तोड़ने आया ही नहीं तब तो नया बॉन्ड आगे बन ही नहीं पाएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, जरूरी थोड़ी आपका लिया हुआ हर डिसीजन सही हो जाए, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो सुनो जरा गौर से, उन्होंने ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो तरह के बना दिए। एक का नाम है बीएमओ, एक का नाम है एबीएमओ। एक का नाम क्या है? बीएमओ, और एक का नाम क्या है? अगर मेरी बात समझ लिए तुम्हारा ऑर्गेनिक का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आज क्लियर हो जाएगा, ढंग से अगर सुन लोगे तो तुमको कभी ये दिक्कत ही नहीं आएगी साला बॉन्ड कैसे टूटता है यार। कोई भी न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन है तो बॉन्ड टूट कैसे रहा है एग्जैक्टली फील कर पाओगे उस चीज को, अगर तुमने आज का कंसेप्ट सुन लिया तो। और ये कंसेप्ट ढंग से सुन लेना भाई। सुनो हुआ क्या, ये बताइए क्या है? मतलब बोले तो एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी तो एटॉमिक ऑर्बिटल है या नहीं है? क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। कंबाइन होगा तो एक बात बता क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक्स का ये इलेक्ट्रॉन, वाई का एक इलेक्ट्रॉन, ये एक्स और ये वाई, और पीछे छोटा सा क्या बनता है बेटा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एहे, वेल ग्रेट, अच्छा लगा। सुनो इधर आओ, सुनो, हाँ बढ़िया है। ये क्या है? एओ, और ये क्या है? एओ, एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे ही कंबाइन करेंगे दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग के अगेंस्ट काम करेगा। अरे इसीलिए तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखते हैं यार, बीएमओ माइनस एबीएमओ डिवाइडेड बाई 2, और पूरा सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन में यही फॉर्मूला लगता है। अभी दिखाऊंगा कैसे, सुनना जरा गौर से। मैंने तुमसे कहा ये एक्स है, ये वाई है, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। भगवान ने सोचा कि अगर इनको सिर्फ बॉन्ड बनाने का तरीका बता दिया ना तो कुछ जल्लाद इसमें ऐसे हैं जो बॉन्ड नहीं तोड़ पाएंगे और उनको तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनाएंगे तो कितने तरह का बनाएंगे? दो। एक को बोला बॉन्डिंग, दूसरे को क्या बोला? दो ही आपके काम का होता है, वैसे एक नॉन बॉन्डिंग भी होता है, आपके काम का नहीं होता है। सुनिए यहाँ पे, एक बनाया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग। सर बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग क्या है? अरे यार सिंपल सी बात है, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, कभी बचपन में तुम लोग वहां गए हो? कहा मतलब मेला वाला गए हो? दादाजी के साथ हम उंगली पकड़ के गए हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? पान खाते हुए लेके गए थे, समझ रहे हो? धोती कुर्ता पहने हुए थे, छोटे थे उन्हीं के साथ। तो गुब्बारा देखो, गुब्बारा बलून तो देखे ही होगे। अब तुम एक चीज हा? अभी भी जाने दो, अब मैं नहीं जाना चाहता। सुनो सुनो दोस्त, गुब्बारे को क्या किया करो ना, पकड़ के बीच से मोड़ दो। पकड़ो गुब्बारे को, अब बीच से मोड़ दो, ठीक है? इधर से दबाना चालू कर दो। जैसे ही दबाना चालू करोगे ये फैलना चालू हो जाएगा या नहीं फैला? अरे हंसो मत बे, सुबह सुबह दिमाग गंदा लेके बैठे हो। सुनो, ये पीछे वाला एरिया क्या होगा? छोटा हो जाएगा। अच्छा अब मान लो मेरा उल्टा मन करता है तो इधर से अगर दबाना चालू किया तो ये वाला एरिया बड़ा होगा। अब सिंपल सी बात समझना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस रीजन में ज्यादा होगी, फिर से सुनना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस रीजन में ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस रीजन में ज्यादा होगी, वो बड़ा होगा या छोटा होगा? यानी बीएमओ बड़ा या एबीएमओ बड़ा? अच्छा तो एक बात, तब बीएमओ बड़ा है यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीएमओ में है या एबीएमओ में है? कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? तो एक बात बता, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं कि नहीं होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं अभी आपको? दो। एबीएमओ में कितने दिख रहे हैं? डिवाइडेड बाई
आंसर कितना आया? एक बॉन्ड दिख रहा है क्या इनके बीच में? अगर मैं एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूं, एंटी बॉन्डिंग में क्या करूं? 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूं। एक बात बता, अब बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा? 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई, बॉन्ड रहेगा या टूट जाएगा? खत्म बवाल, सब कॉन्सेप्ट इसी पे चलता है। आप सुनो, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, 2 एग्जांपल। अरे यार, तुमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में सुना है कभी? पक्का सुना है? चलो मैं वैसे बता दे रहा हूं, यहां पे सुनो। एक एनायन का सपना होता है जीवन की पहली रिएक्शन, और ये लाइन रख लेना, तुम्हें एग्जाम में सवाल सॉल्व करने में बहुत मदद करेगी। एक एनायन का सपना होता है जीवन की पहली रिएक्शन एसिड बेस। कौन सी रिएक्शन होती है? बोलो बेटा, एसिड बेस। दूसरा अगर हम बात करें ना करने को मिले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और तीसरा जो होता है वो होता है अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ सर, अच्छा कट गया, अब फोन कट गया बे। इधर सुनो, मुस्की मार रहा है। एनएसआर, एनएसआर सुन 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 सुन, एनएसआर ये रिएक्शन कहां पड़ेगा? तू ढंग से सुनना, ये पूरी रिएक्शन तू पढ़ता है हेलो एल्केन हेलो एरिन्स, इसी के सराउंड में घूमेगी। E1 E2 SN1 SN2 SNI और थोड़ा SNGP SNAR की भी रिएक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। एनएसआर एक्चुअल में 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 2। कितने तरीके का? मुंह में दही जमा कोई नहीं बैठेगा, बहुत हेल्पफुल। पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। पहला डायरेक्ट, दूसरा, पहला डायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट। और पक्की बात है, डायरेक्ट 3 तरह का होता है। डायरेक्ट कितने तरह का होता है? कितने तरह का? पहला होता है SN1, पहला कौन सा होता है? दूसरा होता है SN2, और तीसरा होता है SNI। SNI, SN कहां लिखा हुआ है? डार्जेंस, डार्जेंस गैसियस बाई प्रोडक्ट बनता है, SO2 प्लस HCl बनता है। सुना है कि नहीं सुना है? कहां पे? हेलो अल्केन हेलो एरिन्स के अंदर जब जाओगे, चार्ट देखोगे ना, तीसरे पेज पे या चौथे पेज पे, तो उधर देखना 5वें नंबर की रिएक्शन यही वाली, इसी बेस्ड है, ठीक है। तो SN1 SN2 SNI ये डायरेक्ट होते हैं। अब अगर हम बात करें इनडायरेक्ट, तो SNAE, ठीक है, SNGP और एक होता है SNAR। कौन सा होता है? SNAR। अभी हम इसकी बात नहीं करते, हम इसकी बात करते हैं SN1 SN2। आप सब लोगों ने सुना होगा, मान लो ये सर RX है, मान लो सर ये क्या है? RX है, और इसको हमने किससे ट्रीट किया? न्यूक्लियोफाइल से। किससे ट्रीट किया? न्यूक्लियोफाइल। सर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एक लाइन में सुनो, जो भी इलेक्ट्रॉन देता हुआ नजर आएगा वो सब न्यूक्लियोफाइल होगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर बॉन्ड बनाए, केमिस्ट्री की दुनिया में जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर बॉन्ड बनाए उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बॉन्ड बनाए उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। बहुत सिंपल सा लॉजिक है सर, एक लाइन में याद रखने का कि भैया जी जो इलेक्ट्रॉन पेयर देके बॉन्ड बनाएगा वो क्या होगा? बोलो जल्दी, न्यूक्लियोफाइल। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बॉन्ड बनाएगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब देने के लिए तुम्हारे पास होना तो चाहिए भैया, इलेक्ट्रॉन पेयर भी तो होना चाहिए। तो या तो तुम्हारे पास लोन पेयर हो, या तो तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज हो। तो तुम नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल बनते हो या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बनते हो। न्यूक्लियोफाइल की 2 ही कैटेगरी होती है, एक नेगेटिवली चार्ज और एक होती है न्यूट्रल। सर वो हमने केटाइनिक वाला भी सुना है, तो गधा उसमें लोने पेयर दिया जाता है। इतना दूर तक चल नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, BSNL का नेटवर्क है, होल्ड ऑन। मेरी बात सुनो, सब्स्टिट्यूशन कितने तरह का है? 2। एक डायरेक्ट, दूसरा डायरेक्ट। कितने तरह का है? 3। SN1 SN2 SNI। इनडायरेक्ट कितने तरह का? 3। SNAE SNGP SNAR। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। अब जरा गौर से सुनना, ये RX है, लेट सपोज ये क्या है? RX। अब समझना, ये R है और ये X है। शुरू में इन लोगों की डील क्या हुई होगी? शुरू में सोच के बताओ। R ने बोला होगा X सुनते हो, आओ तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाने का मन कर रहा है। तो X ने बोला ठीक है, मुझे भी मंजूर है, लेकिन बोला कि एक शर्त है। बोला क्या? तुम्हें भी एक इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपन क्या करने वाले हैं? शेयरिंग, बोले तो केयरिंग, बोले तो कोवेलेंट बॉन्ड। अरे हाँ ना बोलो भाई, वही बनाएंगे बॉन्ड, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है, मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके आऊंगा अपने घर से, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक बात बता, इसको प्यार से मैं क्या बोल सकता हूं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? पीछे छोटा सा क्या मौजूद होगा? एंटी बॉन्डिंग होगा या नहीं होगा? अब जरा गौर से सुनना, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या नेगेटिव चार्ज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नेगेटिव चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? एक तो खुद का और एक छीना हुआ। अरे हाँ ना बोलो, यानी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? जोड़ा ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? अब इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इसके पास है तो क्या ये डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता है? ये मुझे, अगर कर सकता है तो क्या करेगा? यहां से ये जाएगा सीधा एंटी बॉन्डिंग में जोर की लात। अब कैसे? अरे भैया बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एबीएमओ में इसने कितने इलेक्ट्रॉन डाले? डिवाइडेड बाई आंसर, यहां से एक्स, खटाक। समझ रहे हो मेरी बात को? पूरा सब्स्टिट्यूशन का बॉन्ड ऐसे टूटता है, बस एक फॉर्मूला, बीओ इज इक्वल टू कहां से चल के आता है? मोटी से। वरना तो फिर बॉन्डे तोड़ते रह जाओगे, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव करके ना, तो मास्टर वैसे ही कंफ्यूज करके रख देता है।
क्योंकि सबको मैं तुमको सच्चाई बता दे रहा हूं, ऑर्गेनिक में जब से तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन खत्म हुआ उसके बाद टाए टाए फैल जाओगे सब लोग, क्योंकि उसके बाद सब रटने वाला, रटना नहीं है भाई। इनऑर्गेनिक का कुछ लॉजिक ऐसा है जिससे बहुत कुछ चीजें तो निकाल सकता है, बहुत सारी चीजें। कोऑर्डिनेशन पढ़ते वक्त तू आधा ऑक्सीडेशन खत्म कर सकता है, टॉलेंस रिएजेंट वगैरह उधर ही निपटा सकता है, उनकी कहानी उनकी केमिस्ट्री प्रॉपर समझ सकता है अगर तुझे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आता है तो। इसलिए ऐसा मत समझना कि इंडिपेंडेंट है। देखो अगर तुम्हारा दोनों सब्जेक्ट अच्छा रहेगा ना, कनेक्टिविटी अच्छी बैठेगी, तुम्हें चीजें बहुत ज्यादा याद नहीं रखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजों में आपके पास स्कोप होगा कि मैं दूसरे सब्जेक्ट में यहां काम कर लूं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा खैर वेलकम टू द, कुल मिलाजुला के कहने का मतलब क्या है, एक बीएमओ है और पीछे छोटा सा क्या है, एबीएमओ। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बीएमओ माइनस एबीएमओ डिवाइडेड बाई 2। अब ऐसे सोचना, जब तक न्यूक्लियोफाइल इसके पास नहीं गया था, न्यूक्लियोफाइल नहीं गया था, एक बात, तब बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे तुझे, 2। एबीएमओ में डिवाइडेड बाई बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, बोल जल्दी, 1 आ गया, मतलब एक बॉन्ड बना हुआ है इन दोनों के बीच में। अब न्यूक्लियोफाइल जैसे ही जाएगा जाएगा जाएगा, ये जोड़ की लात यहां मारेगा, जैसे ही मारा, सुनना जरा गौर से, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, यहां पे बताओ अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन इसने डाल दिए, 2, डिवाइडेड बाई, आंसर खत्म बवाल। यानी पहले बॉन्ड था अब बॉन्ड नहीं है, तो एक्स गया तो गया, जमीन पे जाके गिर गया, मुंह पे पूरी धूल लगी हुई है, जाके उसका साफ उफ करो पहले मुंह। समझ रहे हो मेरी बात को? और इससे जुड़ा कौन, बोल बेटा, आर एनयू जुड़ गया या नहीं जुड़ गया, ये मुझे बता। अरे हाँ ना बोल भाई। अब सुनना जरा गौर से, अब तू फील करना, फील मैं क्या कह रहा था, मैंने कहा बलून को इमेजिन करना कि जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी उधर साइज बढ़ेगी, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब समझना, पहले बीएमओ क्या था, पहले बीएमओ देखना यहाँ पे इससे इसके रिस्पेक्ट में इमेजिन करना, पहले ये मान लो आर है और ये मान लो एक्स है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, एंटी बॉन्डिंग पहले छोटा रहा होगा और बॉन्डिंग बड़ा रहा होगा, बोलो हाँ या ना। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल घूम के आया, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल घूम के आया और उसने यहां पे लात मारी एंटी बॉन्डिंग में, क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई या नहीं बढ़ गई, बोलो जल्दी। अब ये वाला एबीएमओ किसमें कन्वर्ट हो गया, बीएमओ में। किसमें कन्वर्ट हो गया, किसके बीएमओ में, आरएनयू के बीएमओ में। फिर से सुनना, ये आरएक्स का बीएमओ है, समझ, ये आरएक्स का बीएमओ, पीछे छोटा सा एबीएमओ है, देख ये क्या है, ये आर है और ये मान ले ये एक्स है, ठीक है, ऐसे समझना। तो अभी ऐसी सिचुएशन है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आके इलेक्ट्रॉन देगा 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 देगा, ये देखो ये बड़ा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो एक बात बता, जो एबीएमओ था कभी, वो आज क्या बन चुका है, बीएमओ। और जो बीएमओ था कभी, वो आज क्या बन चुका है, एबीएमओ। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर मान लो अभी ये क्या है, एबीएमओ और ये क्या है, बीएमओ, कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल ऐसा आता है, मान लो इससे भी तगड़ा न्यूक्लियोफाइल, वो आता है, वो ससुरा इसके एंटीबॉन्डिंग में लात मार दे, तो क्या होगा वहां पे, होगा या नहीं होगा, ये मुझे बताओ। अब मान लो फिर इसमें कोई लात मार दे, होगा या नहीं होगा, ये मुझे बताओ। जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी साइज उधर का बड़ा होगा, मानते हो या नहीं मानते हो? अब सुनना जरा गौर से, अब ये छोटा सा कंसेप्ट था, लेकिन 3 जगह तुम्हारी मदद करेगा, एक यहां पे, एक जीओसी में और हेलो अल्केन हेलो एरीन्स में, 3 जगह तुम्हारी मदद करता है। और चौथी जगह बता देता हूं, एक तो सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन में करता ही करता है, जितना तुम नेचर पढ़ते हो, नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड, वो सब में तुम्हारी मदद करेगा। ढंग से सुनना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली जो बात थी, अगर इसके पहले तुम्हें कोई बात स्किप भी हुई है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ऑर्गेनिक में आएगा, ऑर्गेनिक में वहां देख लेना। लेकिन अभी अब सुनो, अब मैं कहना क्या चाहता हूं, जब सर एक्स और वाई के बीच में इलेक्ट्रॉन लग गया, बॉन्ड बन गया, अब प्रॉब्लम कहां से आई? अब प्रॉब्लम, एक बात बताइए, मान लो मैंने कहा इन दोनों में से किसी एक की औकात ज्यादा थी, तो अब एक बात तो, क्या वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे गंदी निगाहें डालेगा या नहीं डालेगा, ये मुझे बताओ। अरे जिसकी नीयत में खोट रहेगा वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा, ये मुझे बताओ। अगर मान लो मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन एक्स, लेट सपोज, तो क्या करेगा, ये अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या नहीं खींचेगा? ढंग से सुनना, जब ये खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन हल्के से शिफ्ट हो रहे हैं या ऑर्बिटल ही छोड़ के भाग जा रहे हैं? फिर से सोचना, ये जब खींचेगा अपनी तरफ, वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वाई की औकात अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन पेयर को वो अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेगा। तो जब खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में रह के थोड़े खिसक जाएंगे या ऑर्बिटल छोड़ के भाग जाएंगे? क्या कर जाएंगे, खिसक जाएंगे। हल्का सा खिसकेंगे तो चार्ज भी कैसा आएगा, हल्का सा। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब एक बात बता, एक्स से दूर कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है या प्रोटॉन दूर जा रहा है? तो इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी या नहीं होगी एक्स को? जैसे ही कमी महसूस होगी, इस बात का पता कैसे लगा, सर पे क्या आने लगेगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। दुनिया वाले कहेंगे देखो इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहा है। अरे हाँ ना बोल भाई। और जिसके करीब जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके सर पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। मान लो अगर ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन छोड़ के ही भाग जाता,
मैंने क्या बोला, अगर ये ऑर्बिटल छोड़ के इलेक्ट्रॉन ही क्या करता, भाग जाता, तो इनके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव आता या नहीं आता, कंप्लीटली मिस करते या नहीं करते। और ये कैसा मिस करते, ये कहां मिस करते, इनके पास तो इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, उछल रहे होते या नहीं। अभी क्या हुआ है सर, ऐसा क्यों हुआ, ऑर्बिटल छोड़ के क्यों नहीं भागे, और ऐसा चार्ज पार्शियल क्यों आया। अरे भाई एक्स और वाई की क्या डील हुई थी कि अपन दोनों करीब आते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो ये जो ऑर्बिटल, ये जो बीएमओ बना हुआ है, क्या 50% हक इस पे एक्स का है और 50% हक इस पे वाई का है, बोलो हाँ या ना। तो जब इलेक्ट्रॉन हल्का सा वाई की तरफ शिफ्ट हुआ, अभी भी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में है जिसपे 50% हक किसका है, एक्स का, और 50% हक किसका है, वाई का। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल छोड़ के भाग जाते, अगर ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागे जाते, एक झापड़ा देना वहां बगल में, तुम्ही को कह रहे हैं थर्ड रो नंबर, कहां जगो, इधर देखो, ये एक्स है, ये वाई है। इतनी अच्छी अच्छी बातें मैं कर रहा हूं, यहां मतलब खराटे ले रही हैं। सो क्या करो घर से, इधर देखो, सुनो मेरी बात सुनो भाई, ये एक्स है और ये वाई है, सुनना। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर ये ऑर्बिटल छोड़ के भाग जाते, तब इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव और यहां कंप्लीट नेगेटिव आता है। इलेक्ट्रॉन अभी भी उसी ऑर्बिटल में जिसमें 50% हक एक्स का था, 50% हक वाई का था, इसलिए चार्ज जो है कभी भी 100% आएगा ही नहीं। क्योंकि ऐसा थोड़ी इलेक्ट्रॉन भाग गया यार, इलेक्ट्रॉन है उसी ऑर्बिटल में, उसी ऑर्बिटल में जिसपे 50% हक तुम्हारा है और 50% हक तुम्हारा है। फर्क इतना है कि जिसकी औकात ज्यादा थी उसने अपने न्यूक्लियस की तरफ स्लाइटली, उसको होना चाहिए था बीच में। मान ले एक एक्सट्रीम ये है, एक एक्सट्रीम ये है, तो इलेक्ट्रॉन को यहां कहीं होना चाहिए था, लेकिन किसी एक की औकात ज्यादा होने की वजह से उसकी तरफ चला गया, लेकिन है उसी ऑर्बिटल में, इसलिए कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव नहीं आता है। पूरी केमिस्ट्री में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आने का रीजन ही है भाई, ये तुझे कोवेलेंट बॉन्ड में ही देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, अरे भैया जिसकी औकात ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन फिर वही बात, क्या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल छोड़ के भाग गया है उसी ऑर्बिटल में, बस हल्का सा जिसकी औकात ज्यादा है उसकी तरफ शिफ्ट हो गया। NH पोलर बॉन्ड होगा या नहीं होगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मान लो ये कहा मैंने N है और ये कहा मैंने H है, और नाइट्रोजन की औकात ज्यादा है, क्या नाइट्रोजन के सर पे पार्शियल डेल नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा, और हाइड्रोजन के सर पे क्या आएगा, पार्शियल डेल पॉजिटिव। मान ले मैंने कहा ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, सपोज करना, तो क्या ऑक्सीजन के सर पे पार्शियल डेल नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा, और हाइड्रोजन के सर पे। मान ले मैंने कहा ये फ्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, और मैंने कहा कि एक बात बता कि यहां पे फ्लोरीन के सर पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल डेल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के सर पे, मैंने कहा यहां मैक्सिमम पोलैरिटी बताइए कहां आएगी, मैक्सिमम पोलैरिटी, मैक्सिमम पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फिर से सुनना, पॉजिटिव या नेगेटिव का आना ही पोलैरिटी है। क्या बोला मैंने, पॉजिटिव या नेगेटिव का आना ही पोलैरिटी। पोलर, पोलर वर्ड का मतलब होता है चार्ज, तो इसका क्रिएट हो जाना, इसका आ जाना ही पोलैरिटी। अब तुमसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मैक्सिमम पोलर, NH बॉन्ड दे दिया गया, OH बॉन्ड दे दिया गया, HF बॉन्ड दे दिया गया। अब ये तुमने कैसे निकाला कि क्योंकि सर उनमें ईएन डिफरेंस ज्यादा होगा, क्या होगा, ईएन डिफरेंस ज्यादा। अरे हाँ ना बोलो भाई, तो वो इलेक्ट्रॉन वो भी खींचेगा, ऑक्सीजन भी खींचेगा, नाइट्रोजन भी खींचेगा, कोई कम खींचेगा कोई बहुत ज्यादा खींचेगा। क्या बात समझ में आई। अब एक लाइन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक एटम की औकात। क्या बोला मैंने, एक एटम की औकात कि सामने वाले से वो कितना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस की तरफ खींच सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है सर कितनी स्केल थी टोटल। देखो पूछा नहीं जाता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की काम की बात बताऊंगा कहां पे तुमसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कितनी स्केल आई, 3 स्केल आई थी। कितनी स्केल आई थी, 3। कितनी, पहले कंफर्टेबल हो जाओ, पहले उसको फटाफट बोलोगे, कितनी स्केल थी टोटल, 3। एक पॉलिंग थी, कौन सी थी, पॉलिंग, एक मुलिकन्स थी, और एक थी अल्रेड रोचाव स्केल। कौन सी थी, अल्रेड रोचाव। कौन सा पूछा जाएगा, कौनों नहीं पूछा जाएगा, तीनों में एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है, वही पूछा जाता है अगर पूछा गया तो। समझ रहे हो कितनी है, जैसे पॉलिंग के अंदर, पॉलिंग किस पे बेस्ड है, बॉन्ड एनर्जी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, बॉन्ड एनर्जी। अगर मैं बात करूं मुलिकन्स किस पे बेस्ड है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे बेस्ड है। और अगर हम बात करें अल्रेड रोचाव का स्केल किस पे बेस्ड है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड है। यही 3 पॉइंट होते हैं, बस यही पूछे जाते हैं, बाकी तुमको पढ़ना नहीं होता है इनमें कुछ। समझ रहे हो मेरी बात को, बस यही बात आपसे पूछी जाती है। अब ढंग से सुनो, यहां पे मैंने तुमसे क्या बोला कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक क्या हुआ, अच्छा
मैंने तुमसे क्या बोला, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस की तरफ उतना ज्यादा खींचेगा। तो एक बात बताओ, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी है या बॉन्डेड एटम की? अच्छा एक बात बताओ, ये यूनिट इसकी होती है या ये यूनिटलेस होता है? हा? कितने लोग कहते हैं ये यूनिटलेस है और कितने लोग कहते हैं इसकी यूनिट होती है? यूनिटलेस है या यूनिट है इसकी? यूनिटलेस कैसे कह सकते हैं आप? है? कभी नहीं सुने? अब सुनना, तुमको लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिटलेस है, ठीक है, पक्का कहेंगे, मैं 100% डैम श्योर, तुम जाके पूछना कहीं पे भी, कहना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहेंगे कि यूनिटलेस है, कहना चाचा आईपी जो होती है और ईए जो होता है, मोलिकन्स ने यही बोला था ना, इसका एवरेज निकाल लो तो ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ जाएगी, और आप तो गजबे थ्योरी दे रहे हैं, आप तो कह रहे हैं यूनिटलेस है। तो अब क्या माने भैया, यूनिट है या नहीं है? पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिटलेस है, लेकिन और सारे स्केल के अकॉर्डिंग वो यूनिटलेस नहीं है। इसीलिए वो एक फॉर्मूला नहीं आया था 2.8080 इंटू ई माइनस ई बार, जो तुमसे पूछा नहीं जाता, इससे मल्टीप्लाई क्यों किया आपने? क्योंकि आपको यूनिटलेस बनाना था, इसीलिए पॉलिंग स्केल में जो बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगता है वो यही वाला लगता है, और इसको इसलिए मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि आप इस यूनिट को क्या बना सके, यूनिटलेस बना सके। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग ये यूनिटलेस है। माता रानी बहुत दबे शब्दों में ये बात कहते हुए निकल जाती है और घंटा नहीं पता लगता है लोगों को। तो मैं पहली बात बता दे रहा हूं कि ये यूनिटलेस है, किसके अकॉर्डिंग है? पॉलिंग के अकॉर्डिंग। मोलिकन के अकॉर्डिंग नहीं है भाई। पॉलिंग के अकॉर्डिंग भी क्यों है? अब प्रॉब्लम ये है क्योंकि उसकी जो रीडिंग है ना वो रिलेटिव है। जैसे उसने एक को मान लिया, फ्लोरीन को मान लिया कि ये सबसे तगड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, और इसके रिस्पेक्ट में सबको कंपेयर कर दिया, बस समझ रहा हूं मेरी बात को, उसके रिस्पेक्ट में सबको कंपेयर कर दिया बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे। तो ये उसको क्या प्रूफ करना था? एनी हाउ ये प्रूफ करना था ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये कैसी है? यूनिटलेस। अब उसने तिगड़म बिठाया, एक ऐसा कांस्टेंट निकाल के लेके आया जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बना दिया उसने? यूनिटलेस बना लिया। तो एक बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहला सवाल, यूनिटलेस है या नहीं है? पॉलिंग के अकॉर्डिंग है, अदरवाइज नहीं है। बस क्लियर। कितनी स्केल आई है टोटल? 3। पॉलिंग, मोलिकन्स और कौन सी? अल्रेड रोचाव। कौन सा? अल्रेड रोचाव। फिर से बोलो, अल्रेड रोचाव। सुपारी थूक के सारे लोग बोलो, अल्रेड रोचाव। पहला कौन सा है? पॉलिंग, दूसरा मोलिकन्स, तीसरा अल्रेड रोचाव। सर पॉलिंग किस पे बेस्ड है? बॉन्ड एनर्जी पे। किस पे बेस्ड है? किस पे बेस्ड है? सर मोलिकन्स किस पे बेस्ड है? एवरेज, एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ आईपी एंड ईए ऑफ एन एलिमेंट। क्या बोला मैंने? एवरेज ऑफ आईपी एंड ईए ऑफ एन एलिमेंट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कौन सा मॉडल बेस्ड है? अल्रेड रोचाव, जिसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी नील बटा सन्नाटा है। तो उसको बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देना है, पॉलिंग ध्यान देना है। अब पॉलिंग में भी ये नहीं ध्यान देना है कि वो बॉन्ड एनर्जी पे बेस्ड है, पहले तो ये ध्यान देना है कि उसका डेटा कितना कितना दिया था। चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले लिखिए। इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम, अबे आज पनियो नहीं देखेगा है क्या? इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract shared pair of electron it is tendency of an atom to attract shared pair of electron towards its nucleus, अगली लाइन लिखो, towards its nucleus, towards it is tendency of an atom to attract shared pair of electron towards its nucleus। अगली लाइन लिखेंगे, लिख लिया है सबने ना? अकॉर्डिंग टू, अगला पॉइंट लिखोगे, अकॉर्डिंग टू ईएन इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ईएन इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल, ईएन इक्वलाइजेशन, EQUALIZATION, इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल, the electronegativity of atom becomes same or equal, mark the word same or equal, becomes same or equal right after the bond formation, right after the bond formation, bond बनने के बाद
बॉन्ड बनने के बाद ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, ईएन सेम हो जाता है। तो लिखो राइट आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ईएन इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल, according to Ian equalization principle, the electronegativity of an atom, the electronegativity of an atom become same or equal, right after the bond formation, right after the bond formation, right after the bond formation. इलेक्ट्रॉन, अगला पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज चार्ज यूनिटलेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज यूनिटलेस क्वांटिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज यूनिटलेस, ब्रैकेट में लिख देना अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, ठीक है। अगली बात मुझे बताइए, क्या ये आइसोलेटेड एटम की टेंडेंसी है या बॉन्डेड एटम की है? पहले है ना, पक्की बात है। तो क्या ये कन्फ्यूग्रेशन पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? अरे सर, जब एटम के अंदर आप कन्फ्यूग्रेशन, आज तक आप मॉलिक्यूल के अंदर कन्फ्यूग्रेशन देख पाए हैं? पहले ही बताइए। अरे एच के अंदर देखते हैं, H2 के अंदर देखते हैं कन्फ्यूज, एफ के अंदर देखते हैं, F2 के अंदर देखते हैं, Cl के अंदर देखते हैं या Cl2 के अंदर, यानी कि आप एटम में देख रहे हैं ना। तो कन्फ्यूग्रेशन कहां देख रहे हैं? एटम में। तो जो प्रॉपर्टी आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए पढ़ी जाती थी, वहां इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन का रोल आता था। ये तो प्रॉपर्टी आइसोलेटेड गैसियस एटम की है ही नहीं, ये तो बॉन्डेड एटम की है। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो क्या यहां इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन का कोई लोचा आएगा? ये मुझे बताओ। आईपी में आया या नहीं आया लोचा? ईए में आया या नहीं आया? लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ईएन में आएगा या नहीं आएगा? तो लिखो अगले पॉइंट, ये लिखो, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। अगला पॉइंट लिखोगे, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, और ऐसे करके लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। ये भी लिख लो, और करके लिख लोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। सारे क्रीम क्रीम पॉइंट है, इनको तो याद ही रखना है, ये मस्ट है जो लिखवाता हूं, वैसे ही थ्योरी कम लिखवाता हूं, ठीक है, लेकिन जो थ्योरी में है उसको तो एकदम मस्ट है कि एकदम याद रखना है। अगला पॉइंट लिखो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देना है आपको, बट ऐसे लिखो, बट मत लिखना, लिखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन पे नहीं डिपेंड करता तो करता किस पे है सर वो? तो लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन ए एंड बी, कलर चेंज करके लिख लेंगे, ए एंड बी दो पॉइंट होते हैं जिसपे डिपेंड करता है, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी। ए लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ए लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ए लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, और बी लिखोगे आप, ए लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा लिखोगे, बी लिखोगे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, बी लिखोगे हाइब्रिडाइजेशन। दो ही जगह यूज आता है आपके सिलेबस में इसका, दूसरी जगह लिखोगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम ये तो मत बनाना, ये बनाना कैसे कि ये x है, ये y है, इसके पास शुरू में इनिशियली एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं तुमसे बात करता हूं ये एक एटम है और ये भी एक एटम है, दोनों जैसे ही कंबाइन करेंगे यहां पे क्या बनेगा? लेट सपोज अगर मैंने तुमसे कहा x और y, ये क्या है इनका? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है बोलो जल्दी? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको अपन क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके अंदर क्या है? दो इलेक्ट्रॉन। अब जो दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, लेट सपोज मैंने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ y इज ग्रेटर देन x, तो ऑब्वियस है इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? y खींचेगा अपनी तरफ, बस, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसकी वजह से यहां पे क्या आ जाएगा? चार्ज, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। तो यहां पे लिख लेंगे ये वाला डायग्राम बना के। क्वेश्चन लिखोगे एक, अच्छा अभी लिख रहे हो, चलो चलो तब फिर थ्योरी अगली भी लिख लेना, अभी एक इसको नोट कर लो पहले। हो गया? लिखो देयर वेयर मेजरली, अच्छा ठीक है, चलो लिखो तत्,
तुमसा कोई प्यारा सुन नहीं है, चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। अबे हंस कह रहे हो? गाना तुम भी गाते हो, हम भी गा लिए यार। हमारी उम्र कौन सी मतलब वीटी सर के बराबर हो गई है? हैं? हम तो गा ही सकते हैं ना भाई। अभी ये भी गाना भी नहीं गाने दोगे यार। एक मेरे सीनियर थे। हाँ चलो। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आओ इधर आओ। चलो लिखो। नहीं नहीं टेंशन मत लो यार, इसी वजह से मैं भी परेशान हूं। आगे लिखो। ठीक है चलो लिखो। उसमें क्या लिखोगे? क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन मत लिखो, लिखो देयर वेयर मेजरली थ्री स्केल, देयर वेयर मेजरली थ्री स्केल, देयर वेयर मेजरली थ्री स्केल वर गिवन, वर गिवन, देयर वेयर mainly three scale were given to define electronegativity. One is, पहला लिखोगे पॉलिंग, पहला लिखोगे पॉलिंग, PAULING अपोस्ट्रोफी कॉमा S। ठीक है, पहला लिखोगे पॉलिंग स्केल, पहला लिखोगे पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल। ब्रैकेट में रेड पेन से लिख लो बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी। यही लाइन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। किस पे बेस्ड है ये? बॉन्ड एनर्जी पे। क्योंकि बाकी सब कुछ ना तुमको समझा भी दिया जाए तुम्हारे काम का नहीं है, ना तुमसे पूछा जाएगा ना तुम वहां पे बता पाओगे उसको, दोनों बात है। ठीक है, तो लिखो बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी। यही पहला इंपॉर्टेंट चीज है, बेस्ड ऑन। ये किस पे बेस्ड है? बॉन्ड एनर्जी पे। ठीक है, उसके बाद से लिखो दूसरा, लिखो मुलिकन्स, मुलिकन्स, मुलिकन स्केल, मुलिकन। अरे स्पेलिंग भाग यहां से, अरे कुछ लिख लो। मुलिकन की स्पेलिंग पूछ रहा है यार। चलो अगला लिखो अल्रेड रोचाओ। हाँ ये बता सकते हैं, ALRED अल्रेड, ALRED अल्रेड, ROCHOW चाउ चाउ, अल्रेड रोचाओ स्केल। ठीक है, अब एक एक करके वो कर लो। पॉलिंग सबसे पहले हेडिंग लगा लो, पॉलिंग। पहली चीज लिखो इट इज बेस्ड ऑन पॉलिंग स्केल, इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी। अब सुनो, मैं बहुत ज्यादा नहीं ध्यान रखना होता है, इधर सुनो। कोई बोले कसाई कहना 2.5 मेरे भाई, क्या बोलोगे? कोई बोले कसाई कहना 2.5 मेरे भाई, बोलो बोलो बोलो। कोई बोले कसाई कहना 2.5 मेरे भाई, क्या बोलोगे? कोई बोले कसाई कहना 2.5 मेरे भाई, कोई बोले कसाई तुम कहना 2.5 मेरे भाई। पक्की बात है, बोल हाँ या ना? अच्छा, गांधी जी के कितने नकलची बंदर? कितने थे? कितने थे? बस खत्म। नकलची बंदर का कितना होता है? 3 होता है। और इसके अलावा और कौन सा काम आता है पूरा ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक तक में सर हमको? तो इसके अलावा अगर हम बात करें ऑर्गेनिक वाला, अभी पहले बता रहा हूं ऑर्गेनिक में जो जो काम आता है, हाइड्रोजन का काम आ जाता है। कितना होता है? 2.1। कितना होता है? 2.1। फॉस्फोरस का भी कितना होता है? 2.1। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? ये इतना आपको, इसको फॉस्फोरस का छोड़ दो तो इतना जो है ना ये काम आएगा ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में और कौन सा काम आता है? तो इनऑर्गेनिक में काम आता है आपको क्लोरीन वाला। एक क्लोरीन वाला कितना होता है? 3। फ्लोरीन का कितना होता है? तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका कितना होता है? 4। असल में काम का आपके इतना ही है। असल में जो काम का है ना वो इतना ही है, बाकी सब मतलब फालतू की बातें हैं। जितना डेटा है कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे, काम आएगा तो इतना आएगा। इसको अगर जिसको आता है ढंग से, और एक ऑक्सीजन अगर जिसको पता है इतना, उसका पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना कंसेप्ट है केमिस्ट्री में वो कभी हल्का नहीं होगा, वो बड़े आसानी से उसका तैयार हो जाएगा। यहां पे देखो, यहां पे एक ऑक्सीजन लिख लेना, कितना होता है? 3.5। ये तो वो बात रही जो कि आपको यूज आती है। अब आ जाओ थोड़ी सी वो भी बात कर लेते हैं जो यूज नहीं आती है। जैसे कि अगर हम बात करें, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के नीचे कौन होता है? लिथियम, आगे बोलो बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना? अब जरा गौर से यहां पे सुनना, तुम ना किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मैं तुमसे बात, नियोन तो हटाई दो, नियोन का की जरूरत ही क्या है यहां पे? अगर मैं तुमसे बात करूं, खींचेगा ही का है नियोन? इनर्ट गैस है, वो काहे खींचने जाएगा किसी का इलेक्ट्रॉन? समझ रहे हो? तो यहां पे सुनो, लिथियम का 1 मान लो, कितना मान लो? बोलो जल्दी, 1। आगे बढ़ते जाओ, 0.5 बढ़ाते जाओ। बेरिलियम का बोलो कितना होगा? बोरॉन का, कार्बन का,
कार्बन का, नाइट्रोजन का, गांधी जी के कितने नकलची बंदर, ऑक्सीजन का 3 पॉइंट, फ्लोरीन का खत्म। यही तो होता है, बस बात ये अपने को पता होनी चाहिए। और ये कितना होता है 2.1। सर बाकी नीचे वाला नहीं जानना है, नहीं अभी ब्लॉक वाइज में बताऊंगा किसको जानना है। 13 14 बस जान के रखना, क्योंकि मैंने बोला था 13 का हर चीज आपको आना चाहिए। और वहीं पे प्रॉब्लम आएगी। जैसे अगर मैं बात करूं बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, मैं बता देता हूं तुमको यहां पे। और ये क्या होगा, काला सिरका, जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी। एक बात बता, क्या यहाँ पे टीसी लगेगा या नहीं लगेगा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्ट? और यहां पे क्या लगेगा बोल जल्दी, एलसी लगेगा या नहीं लगेगा? इसीलिए तू देखेगा सिलिकॉन, जर्मेनियम और एसएन। इसके केस में अगर मैं बात करता हूं, क्या एक बात मुझे बता, यहां पे टीसी लगेगा क्या, सोच के बताना, टीसी यहां लगेगा क्या? अरे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भाई, यहां पे लग सकता है क्या? मेटल जब भी आएगा मेटल के आगे आएगा, नॉन मेटल या मेटेलॉइड के आगे। और वहीं पे ये लाइन बोली थी कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह क्या है, डी इलेक्ट्रॉन या एफ इलेक्ट्रॉन? अरे हाँ ना बोलो भाई। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन लग कहां रहा है, मेटल में, नॉन मेटल में या मेटेलॉइड में? तो गधा ही तो मेटेलॉइड है ना रे पगला, तो कहां से ट्रांजिशन लगेगा? अरे लगेगा क्या यार, यही बात तो समझाना चाहता हूं। इसीलिए तो यहां पे टीसी नहीं लगता। लोग कहते एक्सेप्शन नहीं है भाई, एक्सेप्शन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं पता है तेरे को। कॉन्ट्रैक्शन जो लगता है वो मेटल्स में लगता है। बता कौन सा नॉन मेटल आज तक कॉन्ट्रैक्शन शो करता आया है, तू बता मुझे, एक एग्जांपल दे दे। तो जवाब आएगा नहीं शो करता है। इसीलिए तो अंकल की यहां तक टीसी लगा और आगे नहीं लगा, क्योंकि आगे मेटेलॉइड आ गया। चाचा ये मेटेलॉइड है, ये मेटेलॉइड है, मेटेलॉइड के अंदर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगेगा क्या यार? अच्छा लेंथेनॉइड कैसे लग गया? अरे घोंचू ये तो मेटल है ना, ये तो मेटल है ना, नालायक वो दोनों नॉन मेटल है, ये क्या है, मेटल है ना, तो एलसी तो लगेगा। अरे हाँ ना बोलो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सर आगे जाने पे क्यों नहीं लगता, आगे मेटल ही नहीं है तो लगेगा कहां, फूफा के ऊपर है? इधर देखो तो यहां पे सुनो, 2.5 होता है, इसका कितना होता है, लगभग 1.5 के करीब। और फिर नीचे जाएगा तुझे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोग क्या कह देते हैं, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, घटती है। चाचा जिस दिन सवाल फेंक दिया ना ग्रुप 13 का, एनसीईआरटी में दिया हुआ है डेटा, उसी दिन फेंक के अगले साल आके पेपर देके जाऊंगा, फिर धांधली कीजिएगा आप लोग। समझ रहे हो, यही हाल होगा। तो याद रखना, हमेशा नहीं ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में कुछ लोचा आएगा। कैसे आया, इनका देखा जाए 2.5 है, लोग कहते हैं ऊपर से नीचे जाते हैं ईएन घटती है, हमेशा लेफ्ट से राइट जाते हैं बढ़ती है। नो डाउट बढ़ती है भाई, लेकिन हमेशा ऊपर से नीचे आने पर घटती नहीं है। एनसीईआरटी माता रानी का डेटा उठा के चेक करना। रीजन समझो, अब एक एक रीजन है तो ये बहुत छोटी सी बात। अरे सर क्या ही छोटी सी तो बात है, क्यों? क्योंकि तुमको पता है इसलिए ये छोटी बात है। जिसको नहीं पता है ना, फिर वही टाइ टाइ फेस। पता हो के भी तुम्हें नंबर ना दिला पाए तो काहे बात का पता होना बे, बोलो हाँ या ना? जैसे मान लो तुम औलाद हो, अब मान लो अपने बाप को गौरव के काबिल नहीं बना पाए, सम्मान के काबिल नहीं बना पाए, काय बात की औलाद हो तुम? अरे बोलो, इससे अच्छा पड़ोसी को पाल लेते, एक डॉगी ले आते, कुत्ता ले आते, उसको पालते। अरे हाँ ना बोलो भाई, तुमको पाले किसी चीज के लिए, सम्मान के लिए अपने, नहीं तुमसे पैसा चाहिए, सम्मान तो चाहिए ना भाई, वो तो दोगे ना। तो वही बात है, यहां पे देखो, अगर हम तुमसे बात करें सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन में, आप देखेंगे 1 पॉइंट यहां पे लगभग 8 आती है, अचानक से पीबी में बढ़ जाएगी 1.9। यानी सबसे ज्यादा किसका है, कार्बन, देन किसका है, पीबी, और बाकी सबका क्या है क्या है, बराबर है। अब एक बात तो, ऊपर से नीचे जाने पे ईएन घट रही है या बढ़ रही है? सर यहां पे तो यहां से यहां तक घट रही थी और अचानक से हमें देखा बढ़ती हुई नजर आई। रीजन क्या है इसके पीछे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सवाल पूछा जाए कि एक बात बताओ, बोरॉन की 2 है, अल्युमिनियम की कितनी होती है? गैलियम की बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? नॉर्मल ट्रेंड से कम होनी चाहिए, लेकिन चूंकि इसके अंदर क्या लग रहा है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, तो बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? तो इसका हो जाता है 1.6, इनका हो जाता है 1.7 और इनका कितना हो जाता है 1.8। अब इनके पीछे इनका सबसे ज्यादा कैसे है कि सर सबसे ज्यादा तो किसका होना चाहिए था, बोरॉन का है। बोरॉन के बाद अगर हम बात करें थैलियम, थैलियम के बाद किसका है बोलो जल्दी, इंडियम, इंडियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद अल्युमिनियम है या नहीं है? ऊपर से नीचे जाने पे तो ईएन घटना चाहिए, आपका तो ये कहना था। अब ये वाला सवाल फेंक दिया तो अब रीजन पूछे कि बताओ रीजन क्या है कि अल्युमिनियम से गैलियम में जाते वक्त ईएन बढ़ना चाहिए था, ऑल ऑफ सडन, सॉरी घटना चाहिए था, ऑल ऑफ सडन बढ़ कैसे गया? रीजन क्या है बोल जल्दी, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। सवाल ये पूछा गया इंडियम से थैलियम में अचानक से ईएन बढ़ जाता है, रीजन बताओ, तो क्या रीजन हो जाए?
इसलिए मैं कह रहा हूं लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, डीएनएफ इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग यार, एक शब्द जेड इफेक्टिव से सब कुछ निकल के आएगा, पूरी एंटायर केमिस्ट्री में चलेगा। डी और एफ की शील्डिंग कैसी होती है ये मुझे बताओ, कैसी होती है? अगर सिग्मा पुअर हुआ तो जेड इफेक्टिव अच्छा या बेकार? कॉमन पॉइंट है, इसको तो हमेशा दिमाग में रखो कि अगर सिग्मा बेकार तो जेड इफेक्टिव अच्छा, और जेड इफेक्टिव के अच्छा होने का मतलब है न्यूक्लियस का जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है, क्या उसको पकड़ के खींचेगा या नहीं खींचेगा ये मुझे बताओ। तो साइज सिकुड़ेगी या नहीं सिकुड़ेगी? खत्म बवाल यार, मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अगर ज्यादा खींचेगा, जिसका खुद के इलेक्ट्रॉन पे वश ज्यादा होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के वश उस पे तो वश बहुत तेजी से करेगा। मान लो मेरा खुद के इलेक्ट्रॉन पे अगर वश ज्यादा है, मेरे जीवन में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आए तो उस पे भी वश ज्यादा होगा, क्योंकि मेरे को पहले से तरीका पता है। जेड इफेक्टिव ज्यादा है यानी ईएन ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करूंगा तो जो इलेक्ट्रॉन मेरे वैलेंस शेल में आएगा, क्या मैं उसको भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करूंगा या नहीं करूंगा? अगर मेरा जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा मैं इलेक्ट्रॉन को अपने घर पे क्या करूंगा? बुलावा दूंगा। हाँ या ना बोलो, बस यही तो बात है। खैर, मुद्दे की बात पे हम आते हैं कि ये मेन इंपॉर्टेंट होता है बेटा, बाकी मैं आपको बताऊं फर्जी बातें होती हैं सब कुछ। और मैं बता दूं, एक क्लोरीन का याद रख लेना, कितना होता है? 3। ठीक है, वैसे मैंने याद करा दिया तुमको मेजरली। सल्फर का तुम्हें चाहिए होता है, सल्फर का बता दिया। आयोडीन का चाहिए होता है, उसका बता दिया है। ठीक है, और तुम्हारा कौन सा फास्फोरस का चाहिए वो भी बता दिया। यहाँ ऑक्सीजन के नीचे सल्फर का चाहिए वो भी बता दिया। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन का चाहिए। इसके अलावा तुम्हारे जीवन में काम नहीं आता है, कोई काम नहीं आएगा। लिखवाने के लिए मैं पूरा लिखवा सकता हूं सब कुछ, लेकिन काम कुछ नहीं आएगा। काम क्या आएगा? सबसे पहले ग्रुप नंबर 13 वाला, ग्रुप नंबर 14 वाला, उसके बाद से ये वाली। बस मेरी बात पढ़ लेना। कोई बोले कसाई, कहना 2.5 मेरे भाई। कोई बोले नकलची बंदर, 3। समझ रहा हो मेरी बात को? हाइड्रोजन और फास्फोरस 2.1। लेकिन अब सुनना जरा गौर से, एक्चुअल में क्या होता है, इनके बीच में एक और कहानी है। एक कहानी क्या है वो मुझे तुम्हें सुनानी है। एक्चुअल में हाइड्रोजन का होता है 2.10, सुनना, और फास्फोरस का कितना होता है? 2.12। तो अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन और फास्फोरस में ज्यादा किसकी है? बोल जल्दी। ऐसे ही पूछेगा, नाइट्रोजन और क्लोरीन में ज्यादा किसकी है तो किसकी ज्यादा होती है? बोलो जल्दी। क्लोरीन की, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और फिर यही एनसीईआरटी इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देगी। नहीं बोलता है कोई, बता रहा हूं। पता है क्यों? एडवांस में एक ईयर सवाल आया। अब एडवांस में सवाल आया, उस सवाल के अंदर उसने जवाब दिया। अभी मैं दूंगा, आप खुद अपने मुंह से कहोगे कि यस सर सही बात है, एनसीईआरटी गलत लिखा है। और एनसीईआरटी गलत है। यहाँ पे कहती है नाइट्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा है। आओ चाचा, एक बात तुमसे पूछनी है हमको। आओ इधर आओ जरा गौर से। एक काम करते हैं कि अगर नाइट्रोजन और क्लोरीन में नाइट्रोजन की ज्यादा है ना, नाइट्रोजन और क्लोरीन में किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। एक काम करो ना, इसका हाइड्रोलिसिस करना। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है सर? H प्लस और OH माइनस में पानी को तोड़ना, हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस बोले, फिजन बोले, क्लीवेज बोले, ब्रेकिंग बोले, पूरे ऑर्गेनिक पूरे इनऑर्गेनिक में इसका मतलब होता है टूटना। लाइटिक बोले, फिजन बोले, क्लीवेज बोले, ब्रेकिंग बोले। होमोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक फिजन, हेट्रोलाइटिक फिजन। अरे सुना है या नहीं सुना है? फिजन बोले, लाइटिक बोले, क्लीवेज बोले, या फिर और कुछ भी बोलते, लाइसिस बोलते, तो इसका मतलब क्या हो गया? टूटना। अब पानी जब टूटेगा तो पानी कैसे टूटेगा? H प्लस और OH माइनस। पक्की बात है। तुमको क्या लग रहा है इसका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? ऑब्वियस है सर। एक बात मुझे बताइए, 1 मिनट सुनो 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 सुनो। एनसीईआरटी माता रानी क्या कह रही है? किसकी औकात ज्यादा है, नाइट्रोजन या क्लोरीन? क्लोरीन की औकात ज्यादा है, एनसीईआरटी माता रानी का यह कहना है। तो एक बात मुझे बताओ, यहां चार्ज कैसा आएगा? पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, और यहां पार्शियल डेल्टा। अब एक बात था, बॉन्ड टूटेगा तो H प्लस किधर जाना चाहेगा? इधर या उधर? अरे इधर या उधर? नीचे या ऊपर? आजू या बाजू? ऑब्वियस है, तो H प्लस यहां जाना चाहेगा, तो बनना क्या चाहिए यहाँ पे? HCl और प्लस। यहाँ पे तीनों बॉन्ड जब टूटेंगे तो नाइट्रोजन के साथ कितने OH आ जाने चाहिए? 3। आज तक इसका नाम भी सुने हो, देखे भी हो पूरे केमिस्ट्री में इसको कहीं कि नाइट्रोजन का हाइड्रोक्साइड तुमको देखने को मिला? H3NO3 देखे हो कभी? अरे गधा, H3NO3। अगर इसको कोई बोलना भी चाहे, नहीं नहीं सर एक्चुअल में इट इज H3NO3। क्या होता है बे H3NO3? बताना जरा। HNO3 हमने सुना है, H3NO3 क्या होता है बे? गजब हाल है। तो यहां पे जरा गौर से देखो, कभी भी आपने ये देखा बनते हुए? नहीं देखा। एडवांस ने जब पेपर में सवाल दिया तो बोला NCl3 की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा उस कंडीशन में? NH3 बन रहा था। NH3 गैस निकलती है, साथ में क्या निकलता है? ClOH निकलता है। क्या बनता है? ClOH। क्या बनता है? ClOH बनता है। अब NH3 कैसे आया? NH3 आने का मतलब हाइड्रोजन किसके साथ तुम भेज रहे हो? Cl के साथ। एडवांस किसके साथ भेज रहा है?
नाइट्रोजन के साथ। ये मत सोचना कि एडवांस का सवाल है, घोंचुओं तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम का एग्जामिनर का दिमाग कैसे चलता है। सुनना जरा गौर से, एनसीईआरटी में लिख दिया है क्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन जिस दिन सॉल्ट एनालिसिस ऐड हुआ है, हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट आया ना, उस दिन तुम्हारे छक्के छुड़ा देगा, फिर याद रख लेना। इसलिए ढंग से सुन लो पहले पूरी बात। मैं क्या कह रहा हूं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अब देख एक बात था, हाइड्रोजन क्या बना था, प्लस बना था। अब प्लस किसके पास जाता, माइनस के पास, अरे हाँ या ना। तो ये हाइड्रोलिसिस जो हुई है, इसमें NH3 बना है, इसका मतलब नाइट्रोजन के पास कौन गया, हाइड्रोजन। किस लालच में गया होगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, अरे इसी लालच में गया होगा ना। तुम्हारे अनुसार तो वो Cl पे बन रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में NH3 बन रहा है। अगर तुम्हारे अनुसार Cl पे बन रहा है तो प्रोडक्ट ये कभी बन नहीं सकता है। अरे हाँ ना बोलो भाई, प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, यही बनेगा। लेकिन जब एडवांस का प्रोडक्ट आया तो उसमें NH3 प्लस ClOH, और एनसीईआरटी की ये रिएक्शन है यार। तो जब इसमें डीप डाइव करके रिसर्च किया गया तो यह पता चला कि भाई नाइट्रोजन और क्लोरीन में एक्चुअल में नाइट्रोजन की ईएन ज्यादा होती है, पार्शियल डेल्टा यहां नेगेटिव क्रिएट होगा, यहां पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। अब जब पॉजिटिव आएगा तो इस वाले पार्ट पे कौन चला जाएगा, OH माइनस, और इस वाले पार्ट पे कौन जाएगा, H प्लस। अगर H प्लस यहां जा रहा है इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब औकात किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की या क्लोरीन की। तभी तो ये प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है यार। और ये तो प्रोडक्ट तुमने पी ब्लॉक के अंदर कितनी बार देखा है। तो ये प्रोडक्ट कहां से आया, तुम्हारे उस लॉजिक से तो नहीं आ रहा है। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल, एडवांस का एक सवाल, और सही जवाब ये है कि क्लोरीन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, किसकी होती है, किसकी होती है। अगर ऐसा नीट में आ गया तो मत बोलना, समझ रहा, मेंस में आ जाए मत बोलना, कहना माई बाप तुम ही सही हो, तुम ही सही हो। लेकिन याद रखना बेटा, इसकी जरूरत तुमको एक जगह जरूर पड़ेगी। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, हाइड्रोलिसिस का सवाल सॉल्ट एनालिसिस में आ गया, तो वहां मैक्सिमम लोग गलती करेंगे, क्योंकि इस फंडे पे 2 लाख में से ना करते हुए 30,000 बैठा रहता है। इसी फंडे पे बैठा है वो, 2 लाख में से शुरू के 2 लाख पढ़ने वाले होते हैं, उसमें 30,000 बच्चा यही मान के बैठा रहेगा कि इसी कॉन्सेप्ट से करूंगा, मैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हूं। तो एक्स्ट्रा गधा है, नालायक, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट नहीं है। हाइड्रोलिसिस का सवाल आएगा, हमेशा याद रखना कि एडवांस ने जब सवाल पूछा था तो प्रोडक्ट किसे माना गया था, प्रोडक्ट माना गया था NH3 को। इट मींस कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन से, एज पर एडवांस। और एडवांस से बड़ा कोई नहीं है, ना तुम्हारी एनसीईआरटी और ना उसके प्रोफेसर, उनसे बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर है, टेक्निकल वाले हैं ना यार, सब बैठे हुए हैं आईटी के अंदर। तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं, नाइट्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, किसकी ज्यादा होती है, किसकी होती है, किसकी होती है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू नीट, अकॉर्डिंग टू मेंस। बट सच्चाई क्या है ये बताओ, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है, ये सच्चाई है, और क्लोरीन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, ये हमारे लिए अच्छाई है। ठीक है, समझ रहा हो मेरी बात को, कॉपी की छत पे ये बात लिख लेना, क्योंकि मैं ये दोनों पॉइंट इसलिए बता दे रहा हूं बेटा। देख, ऑलरेडी एडवांस की बार एक बार सवाल आ चुका, उसके एक्सप्लेनेशन में उसने डाल दिया है, तेरे पोर्शन में सॉल्ट एनालिसिस ऐड हुआ है, हाइड्रोलिसिस का सवाल आया, तू फैल मत जाना भाई, ठीक है, इसलिए ढंग से क्या, अच्छा लिखो, लिखो, सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है। सच्चाई ये है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती 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 है। इस बात का प्रूफ या प्रमाण क्या है, तो वो प्रमाण अभी लिखवाऊंगा। तो लिखना, इस बात का प्रूफ ये है, इस बात का प्रूफ ये है, इस बात का प्रूफ ये है, एनसीईआरटी की रिएक्शन। पहले यही लिख लो, वरना तुम नालायकों पढ़ोगे ही नहीं, मुझे पता है ना। लिखो, बोल्ड अक्षरों में लिखना, एनसीईआरटी की रिएक्शन, तब पढ़ोगे आप। एनसीईआरटी, अच्छा अच्छा पढ़ना पड़ेगा तुमको, रुको टेंशन मत लो, फिर भूल जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन एक बार तुमको पढ़ लेता हूं, सुनो, ठीक है। लिखो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सॉरी एनसीईआरटी, प्रूव एनसीईआरटी है, लिखो NCl3 जो कि अपने आप में एक एक्सप्लोसिव है वैसे तो, NCl3, और इसका जिक्र 2 जगह किया गया है, पता है तुमको कहां, पी ब्लॉक में ग्रुप 18 में भी जाके किया है। लिखो NCl3 प्लस H2O, NCl3 प्लस H2O, अरे नालायको ये NCl3 प्लस H2O, हाइड्रोलिसिस, और ये लिख लेना हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। तो प्रोडक्ट एक्चुअल में सही कौन सा बना है,
NH3 प्लस ClOH, 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 NH3 प्लस ClOH। ठीक है, ये किस बात का प्रूफ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। और इसमें लिख लेना ये हाइड्रोलिसिस है, लिख लो ये हाइड्रोलिसिस है, लिख लो ये एग्जांपल के नीचे कहीं लिख लो ये हाइड्रोलिसिस है, पता चले यही भूल जाओ ये क्या था। समझ रहे हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं नीट वालों, लिखो ये हाइड्रोलिसिस है। कैंची भूल सकते हो पेट में ना, तो तुम कुछ भी भूल सकते हो। लिखो लिखो, लिख लिए। एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब नंबर देख के जाना पड़ेगा इलाज कराने, अभी पता करना पड़ेगा कहीं गलती से ही, मतलब हमारे आसपास तो नहीं था, आसपास था तो इसका फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसा था, ठीक था या नहीं था। क्योंकि वैसे भी तुम लोगों के पास आना यार अपने खतरे से खाली थोड़ी है, इस साल वाले डॉक्टर के पास कोई जाएगा। मैं तुमको बता रहा हूँ भाई, आज से 9वें 10वें साल में पहले पूछूंगा डॉक्टर साहब किस ईयर में पास हुए थे आप, पहले ये बताइए आप। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अब इतना प्रोमिनेंट, अब लेवल कम हो गया ना, प्रैक्टो एक्टो आ गया है, देख नहीं रहे हो कितना बड़ा बड़ा, मतलब पैसा कमाने का वो बढ़ रहा है, लेकिन औकात सबकी घट रही है, सबकी पैसा सब कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ हाँ, कॉमन हो जा रहा है, मतलब सबके लिए अवेलेबल है, पैसा सब दबा के कमा रहे हैं। अब पैसा सब सभी कमा रहे हैं यार, देने वाला भी कमा रहा है, लेने वाला भी कमा रहा है, खूब पैसा इस समय बट रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को, मजाक नहीं। अरे हमको कहाँ मिला है भाई, हमारे मतलब गजब हाल है यार, ऐसे ब्लेम डाल दोगे यार तुम तो। सुनो, मैं कह रहा हूँ मतलब इन जनरल इकोनॉमी की अगर बात किया जाए तो इकोनॉमी ना बहुत अच्छी स्थिति में आई है। मतलब तुम देखो ना आज की डेट में, तुम उठा के देखोगे तो सबके पास फ्लो है और सबके पास मतलब वो भी है, और ये कंट्री के लिए बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है कि आपकी लिक्विडिटी ऑफ मनी जितनी ज्यादा होती है ना, आपकी कंट्री की ग्रोथ उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? और तुम हर जगह वीटी सर को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हो यार। अरे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई। ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूं, जनरल बात, लिक्विडिटी ऑफ मनी बढ़ेगी, कंट्री का डेवलपमेंट ऑब्वियस है बढ़ेगा। लिख लिए, अब लिखो पॉलिंग हेडिंग लगाओ, पॉलिंग हेडिंग लगाओ। अब पॉलिंग के अंदर ये डेटा कॉपी मारो। क्या चीज, क्या चीज? 18? अरे वो तो मत पूछो, यहाँ सरकारें गिर जाती है, पुल गिरा तो गिरा क्या भाई, रातों रात बदल जाती है यहाँ पे, अलग नौटंकी यहाँ चलती है। नहीं नहीं, बिहार में नहीं बोलना, ही सब रिकॉर्डिंग करके कौन दे देगा बाहर। नहीं, बिहार की गवर्नमेंट सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है, यूपी की बेकार है बेटा। जब तक है तब तक तो बोले कम से कम। नहीं पता है, और किसी शहर में आप उल्टा बोल के बच भी सकते हैं, यूपी बिहार में उल्टा बोल के नहीं भाई, डर लगता है हमको भी। हम खुद जानते, खच्चर लोग यहाँ पैदा होते हैं, दिमाग नहीं होता, वो समझेंगे बाद में, सोचेंगे पहले। नहीं, हम भी पैदा हुए थे तो उसी कैटेगरी में थे, बाद में निकल लिए ना। अरे नहीं यार, मतलब पता है देखो सबसे बड़ी रीजन क्या रही है, तुमने कभी सोचा इधर नॉनवेज का प्रचलन इतना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। रीजन पता है क्या, जैसे जैसे तुम वैसे तो हर जगह ही अब तो फैशन है, इट इज सो कॉल्ड फैशन कि हम नॉनवेज खाते हैं। ठीक है, ऐसा फैशन है लोगों का, बट मैं तुमको सच बताऊं, उसके पीछे की वजह थी गरीबी। एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिक वो जो था ना, बहुत मैटर कर रहा था, उतना था नहीं लोगों के पास। अब भूमियार में जो जमींदार साहब लोग थे, वो जमीनें इतना लेके बैठे हुए थे कि नॉर्मल इंसान के पास था ही नहीं, तो बेचारों क्या खाए, तो ये हुआ कि नॉनवेज खाना शुरू कर दो। कहीं तो जी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसमें गलत क्या है यार। अब फिर खाते खाते आजकल तो फिर ये शहरों में पेनिट्रेट कर गया पूरी तरीके से, खाओ दबा के। नहीं, हनुमान जी के भक्त हैं, भक्त नहीं बोलेगा इसी बात पर। शादी कैसे होगी, हर मामले में देखो, ऐसे नहीं मतलब बोलते हैं, किसी की आस्था का विषय यार, तुम्हारी आस्था का विषय हो सकता है, मतलब तुम्हारे लिए कुछ हो सकता है तो किसी के लिए भी हो सकता है, प्लीज रिस्पेक्ट। ठीक है, चलिए लिख लीजिए ग्रुप 13 ग्रुप 14 में ऑर्डर खुद बनाएंगे आप लोग। सबसे बड़ा सबसे ज्यादा किसका होता है? बोरॉन, देन किसका है? थैलियम, देन किसका है? इंडियम, देन गैलियम, देन अल्युमिनियम। हाँ, तीनों का 1.8।
कहीं ना कहीं तो आपको यकीन करना पड़ेगा ना दोस्त। आपको लगेगा अभी कि हाँ हमें, मतलब हम भी आप ही के जैसे थे, 12वीं में बहुत बड़े नास्तिक थे हम भी। बट लाइफ में ये समझ में आया, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आपको एक तो कुछ तो एनर्जी माननी पड़ेगी। और ये बात मतलब मानने पे फील भी कर सकते हैं। आपके अलग अलग विषय हो सकते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबके अलग अलग वो होते हैं कि हाँ मतलब मेरी ये मान्यता है, आप बिल्कुल मानिए, लेकिन आपको मानना बहुत पड़ेगा। आज नहीं, 40 साल बाद मानोगे तो बेहतर है आज ही मान लो। ठीक है, पूजा कब करेंगे? 40 साल 50 साल बाद। हाँ, जब हाथ पांव में जोड़ी नहीं रहेगा तब जाकर करना। उससे पहले क्या प्रॉब्लम है? सर चाय की थड़ी पे खड़े रहेंगे, खड़े रहो। कहीं ना कहीं अगर आपको जीवन में, आप लोग चूंकि पढ़ाई की स्थिति में है, मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बोल दे रहा हूं बेटा, दो चीजें जीवन में फिक्स कर लेना, एक ही जगह बैठ के पढ़ना और दूसरी जगह कहीं श्रद्धा रखना शुरू कर दो। आपको पीस बहुत ज्यादा नेसेसरी है अगर आपको सेलेक्ट होना है, वरना सेलेक्ट नहीं होना है, भीड़ का हिस्सा बनना है, देन गो विद द फ्लो। एंड वो भी गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं बोलता। तुम कुछ और करना चाहते होगे तो कुछ और कर लेना, आगे चल के तुम्हारा दिमाग क्रैक कर जाए। लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करो कि अगर तुम्हारा गोल है तो आप ये मान के चलो सितंबर के बाद यू नीड पीस, और फॉर पीस तुम्हें कहीं ना कहीं डिवोट होना पड़ेगा। झुकोगे नहीं, मिलेगा नहीं, झुकना पड़ता है। तो बस वो चीज है। बाकी तो कहो क्या है, ठीक है मत मानो। अभी तो माँ बाप के द्वारा जीवन चल रहा है तो अच्छा लग रहा है। जब जीवन में ऐसे फेज आएगा ना, कभी ट्रफ तो कभी क्रस्ट, तो उस समय तुमको समझ आएगा कि नहीं यार, समझ रहे हो। अक्सर डायलोमेटिक हो गए कि यार अब करूं तो करूं क्या, इधर या इधर, समझ रहे हो। भगवान की जरूरत पड़ेगी तुमको, सही रास्ता बताइए, करे तो करे क्या। बहुत बार मझधार में फंसोगे, अभी बहुत लंबा जीवन है यार। ठीक है, अभी लगता है कि इतना आसान है, कॉलेज से निकलो फिर पता चलेगा। एनीवे, पॉलिंग स्केल आपने नोट कर लिया, लिख लो, एक लाइन और लिख लो, इट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी। अगला लिखो मुलिकन स्केल, अगला लिखो मुलिकन स्केल, मुलिकन, अगला नेक्स्ट मुलिकन स्केल। अकॉर्डिंग टू मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, according to Mulliken, comma, according to Mulliken, comma, electronegativity is average energy of Mulliken, according to Mulliken, electronegativity, 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 electronegativity is average of, electronegativity is average energy, is average energy, is average energy of IP and EA, IP and EA, IP and EA, IP and EA। एक बात बताओ, आईपी में मतलब आईपी में करते क्या थे तुम? आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन निकालते थे बाहर? अरे हाँ ना बोलो भाई। एनर्जी देते थे या रिलीज होती थी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में इन जनरल क्या कर रहे हो, उसी वैलेंस शेल में वो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो एनर्जी देनी पड़ रही है, रिलीज हो रही है? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। यानी एंडोथर्मिक फिनोमेना कौन है, आईपी या ईए? और एक्सोथर्मिक कौन है? तो एक बात तो, आईपी ज्यादा होगा एक एलिमेंट का या ईए ज्यादा होगा एक एलिमेंट का इन टर्म्स ऑफ एनर्जी? कैसे सेम होगा? लग कौन सी एनर्जी ज्यादा रही है सिस्टम के अंदर, कौन सी एनर्जी? आईपी। तो इसीलिए लिखो आईपी ऑफ एन एलिमेंट, आईपी ऑफ एन एलिमेंट इज ग्रेटर देन ईए ऑफ एन एलिमेंट। आईपी जो होता है वो ज्यादा होता है एक एलिमेंट का कंपेयर टू उसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। मतलब जैसे फ्लोरीन की आईपी ले लूं, अब फ्लोरीन की ईए ले लूं, मैं बोलूं कि एक बात बताओ, आईपी और ईए में ज्यादा कौन होगा, तो पता चलेगा लगने वाली एनर्जी की वैल्यू ज्यादा आ रही है बजाय निकलने वाले के। तो आईपी ऑफ एन एलिमेंट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट। ये पहली लाइन रेड पेन से मार्क करके लिख, आईपी ऑफ एन एलिमेंट इज ग्रेटर देन ईए ऑफ एन एलिमेंट, ऐसे लिखो। ये देखो कुछ लोग ये भी नहीं लिख पा रहे हैं, आईपी ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, ये याद रखना ज्यादा होता है कंपेयर टू ईए ऑफ एन एलिमेंट के। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, ट्रू फॉल्स लिखिए, स्टेट ट्रू फॉल्स, स्टेट ट्रू फॉल्स, स्टेट ट्रू। बेरिलियम नाइट्रोजन जनरल, जनरल मैं बात कर रहा हूं, जनरल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन का तो पंगा वहां पे भी है ना, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, जो भी बात कर रहा हूं वो जनरल बात कर रहा हूं। ठीक है, लिखो अगला पॉइंट, लिखो, लिखो पहला क्वेश्चन लिखो, आईपी, आईपी ऑफ फ्लोरीन, आईपी ऑफ फ्लोरीन पता है कैसे लिखना है? देखो मैं एक बार लिख के बता दे रहा हूं, ये देख लो, एक मिनट छोड़ दो क्योंकि इसके बाद मुंह से बोलूंगा सारा लिखना होगा। ये है आईपी ऑफ फ्लोरीन लिखना है, बस यहां फ्लोरीन लिख देना। तो आईपी ऑफ फ्लोरीन, ये क्या बन गया? आईपी ऑफ फ्लोरीन प्लस, लिखो आईपी ऑफ फ्लोरीन प्लस
आईपी ऑफ फ्लोरीन प्लस आईपी ऑफ क्लोरीन, आईपी ऑफ क्लोरीन, आईपी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन, लेस देन का मतलब ऐसे एरो लगा दो, ऐसे, समझ रहे हो? इज लेस देन, नहीं बायोलॉजी है ना, सब कुछ बताना पड़ता है। लिखो इज लेस देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, और अगला लिखेंगे इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। ए बाप रे बाप, गजबे गधा बैठे इस क्लास में, भाग। ये बोला आईपी ऑफ फ्लोरीन प्लस आईपी ऑफ क्लोरीन, इस क्या बोला था, लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन। इसका मतलब तो लेस देन किसको मानते हैं सर? अबे ऐसे समझो ना, ये पॉइंट जिसकी तरफ कर रहा है ना, मतलब वो कम है, ऐसे समझो। ये जो पॉइंट है ना, ये कम है, या फिर ऐसे जहां मुंह फाड़ रहा है ना वो बड़ा है, समझ रहे हो मेरी बात को? जहां मुंह फाड़ रहा है वो बड़ा होता है, मतलब आगे वाला क्या है, बड़ा, पीछे वाला क्या है, छोटा। इतना तो समझ आता है ना कि एकदम बैल हो। इधर देखो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन, बस लिख दिया मैंने सवाल, सोच के बताओ तुम। ट्रू फॉल्स, पक्का? नेक्स्ट सवाल लिखो, फॉल्स लिखने से पहले सोच लेना एक बार वापस और, कि कहीं गलत ना बोलो। अगला सवाल लिखो। हाँ क्यों? क्यों क्या? हाँ तो वही तुम बताओ, ऊपर वाली लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है गधाराम? आईपी ऑफ एन एलिमेंट इज ग्रेटर देन, तो ये क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, और ये लिखता है आईपी ऑफ फ्लोरीन एंड, ऑब्वियस है आईपी फ्लोरीन और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन में ऊपर वाले पॉइंट से ज्यादा कौन होता है? आईपी। आईपी क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन, किसकी ज्यादा? इन दोनों की वैल्यू ज्यादा होगी या इन दोनों की वैल्यू ज्यादा होगी? इनकी ज्यादा होगी, तो फॉल्स हुआ या ट्रू हुआ? अगली बात लिखो, लिखो अगली बात लिखेंगे, आईपी ऑफ फ्लोरीन, आईपी ऑफ फ्लोरीन, अगला, हाँ अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, आईपी ऑफ फ्लोरीन प्लस आईपी ऑफ क्लोरीन, आईपी ऑफ फ्लोरीन प्लस, सॉरी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन, आईपी ऑफ फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन प्लस आईपी ऑफ क्लोरीन। ट्रू या फॉल्स बाद में बताना। अगला सवाल लिखो, अगला सवाल लिखो, लिखो आईपी ऑफ फ्लोरीन, आईपी ऑफ फ्लोरीन माइनस आईपी ऑफ क्लोरीन, माइनस आईपी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। अगला पॉइंट लिखेंगे, आईपी ऑफ नाइट्रोजन, आईपी ऑफ नाइट्रोजन, आईपी ऑफ नाइट्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन, प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ फ्लोरीन, आईपी ऑफ फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है इसके अंदर, कौन सही कौन गलत, पहले सवाल समझो, बूझो तो जाने, ठीक है? पहले सवाल बताइए फिर जवाब बताइएगा, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, फॉल्स है तो क्यों है, ट्रू है तो क्यों है। दिमाग लगाओ भाई थोड़ा सा, पढ़ चुके हो सारा सब फैक्टर। हो गया? सबने कर लिया? जल्दी करो भाई। अंकल जी कीजिए, नहीं तो आंसर बताइए हमको। सेकंड वाला ट्रू होगा, ठीक है, आगे बताओ, आगे बताओ। चौथा फॉल्स, बस बढ़िया है, तुम लोगों को समझ में तो आ गया यार, इसी से तो निकाला था मुलिकंस ने।
आईपी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का एवरेज ले लिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, यहीं से निकाला था उसने। इसीलिए कहा जाता है कि आईपी और ईए का जब एवरेज निकालोगे वो वैल्यू किसके लिए ज्यादा आई, उसने कहा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। समझ रहा हो मेरी बात को? और ये फोर्थ वाला पॉइंट बढ़िया है, जैसे आईपी ऑफ फ्लोरीन, आईपी ऑफ क्लोरीन। भैया देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में आईपी तो हमेशा फ्लोरीन की ज्यादा होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज्यादा होती है? क्लोरीन की। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे होता है या नहीं होता है? इन जनरल क्या होता है, आईपी ऑफ एन एलिमेंट ज्यादा होता है, मतलब कि पहले ये बात सच है कि पहले आईपी ऑफ फ्लोरीन ज्यादा होगा कंपेयर टू किसके? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन के। और आईपी ऑफ क्लोरीन ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन के। इसी वजह से मैंने कहा कि फ्लोरीन और क्लोरीन एक एलिमेंट की जो आईपी होती है वो उसके ईए से ज्यादा होती है। क्या बोला? वो उसके ईए से, उसके ईए से, ई नहीं, इनको कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं, क्लोरीन की आईपी ले रहा हूं और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ले रहा हूं। जब दोनों को कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे यह पता चल रहा है कि आईपी क्लोरीन की ज्यादा आ रही है। मैं जब आईपी ऑफ फ्लोरीन ले रहा हूं और इसको कंपेयर करता हूं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन से, तो मुझे पता चलता है कि आईपी की वैल्यू ज्यादा आ रही है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से। तो ऑब्वियस है इसके लिए भी आईपी की वैल्यू ज्यादा, इसके लिए भी ज्यादा, तो ज्यादा प्लस ज्यादा ज्यादा होगा ना। ज्यादा प्लस ज्यादा क्या हो जाएगा? अरे रोज का एक्सपीरियंस है, इधर आओ, इधर देखो। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, अब नहीं डर लगता है? एक दो बार शुरू में लगा था, ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते अचानक से गायब हो गया। और वन शॉट ले रहे हैं जेई का, अजय का वन शॉट लेते लेते अचानक से सब कुछ गायब हो गया, गायब हो गया। हम तो हक्के बक्के में, कल फिर लिख के देना पड़ेगा टेलीग्राम में। एक तो इतना स्पैम वो कर देते थे ऑनलाइन के अंदर, समझ रहे हो? बट रियली आजकल मैं मिस करता हूं यार ऑनलाइन को अपने। इधर सुनो, आईपी ऑफ फ्लोरीन अगर हम बात करें और आईपी ऑफ क्लोरीन बात किया जाए, जरा गौर से सुनना मेरी बात को। मैं क्या कह रहा हूं, एक एलिमेंट की आईपी उसके ईए से ज्यादा होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये डेटा ज्यादा कैसे आया, ये वाला कम कैसे आया, हटाओ ये सब बात। मैं कह रहा हूं तू एक सिंपल बात सुन, मैं कह रहा हूं फ्लोरीन की आईपी ना उसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से ज्यादा होती है। मैं क्या बोल रहा हूं, फ्लोरीन की आईपी उसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से ज्यादा है, तो क्लोरीन की आईपी उसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से ज्यादा होगी, ब्रोमीन की आईपी उसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से ज्यादा होगी। अरे हाँ ना बोल भाई। आईपी ऑफ फ्लोरीन क्या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन से ज्यादा या कम? तोड़ तोड़ के समझ। आईपी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन या लेस देन? ज्यादा हो गया, ठीक है। आईपी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन, किससे ज्यादा होगा बोल जल्दी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। ये ज्यादा तो ज्यादा प्लस ज्यादा, कम प्लस कम। तो ये वाला डब्बा जो होना चाहिए उल्टा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए, तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा? खत्म। अगला क्या है? हाँ, अब क्या कह रहा है? अच्छा अब चलो, अब इन दोनों में उतर रहा है, अब इन दोनों में उतर रहा है। आईपी ऑफ फ्लोरीन है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन है। आईपी ऑफ क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन है। तुमको पता है आईपी किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज्यादा होती है? क्लोरीन की ज्यादा होती है। तो अब क्या कह रहा है, आईपी ऑफ फ्लोरीन ज्यादा होती है या कम होती है? पहले ये बता। ज्यादा। प्लस कह रहा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन ज्यादा या कम? किससे ज्यादा? बोल किससे ज्यादा? आगे जो दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन, थर्ड पीरियड एलिमेंट की होती है। और यहां पे अगर हम बात करें कि आईपी ऑफ फ्लोरीन से कम कौन होता है, तो क्लोरीन, आईपी ऑफ क्लोरीन। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? बस खत्म बवाल। अगला क्या लिखा हुआ है? आईपी ऑफ फ्लोरीन माइनस आईपी ऑफ, अच्छा ये कह रहा है आईपी ऑफ फ्लोरीन माइनस आईपी ऑफ क्लोरीन। हाँ चलो, पहला ये, दूसरा ईए ऑफ क्लोरीन माइनस ईए ऑफ फ्लोरीन। सही है या गलत है? अरे भाई, आईपी ऑफ एन एलिमेंट इज ग्रेटर देन व्हाट, बोलो जल्दी? ईए ऑफ एन एलिमेंट। तो जो माइनस करके जो डेटा आएगा वो आईपी के लिए ज्यादा आएगा या ईए के लिए ज्यादा आएगा? आईपी के लिए ज्यादा आएगा। सही बात है। अगला लाइन पढ़ो। हाँ सिंपल सी बात है, आईपी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में आईपी किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की होती है। ये तो उल्टा बोल रहा है, गलत बोल रहा है। खत्म बवाल। यहीं पे गलत हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। और इसी, ये जो मैंने चारों बातें लिखवाई ना, एक्चुअल में चार बातें नहीं लिखवाई है, चार को डेरिवेशन लिखवाया है जिससे मुलिकन ने पूरा निकाला था। समझ रहे हो? कुछ नहीं किया था उसने, लास्ट में जाके आईपी और ईए को लिया
उन दोनों को जोड़ के उसका एवरेज निकाला और सबसे कंपेयर मारना चालू कर दिया। तो ये सब काहे करवाए? क्योंकि हमको पता है ना मैक्सिमम सवाल तुमसे मतलब कहा जाता है ना एकदम टांग उठा के भी सवाल तुमसे पूछेगा ना, तो यही सब सवाल पूछेगा। समझ रहे हो? मतलब लटका के तुमसे सवाल पूछना चाहे कि एकदम उल्टा लटका दें इसको पंखा के अंदर, तो पता है वो क्या करेगा? ऐसे सवाल डाल देगा। तो ऐसे सवाल डाल देगा, तुम फैलने नहीं चाहिए। बस एक लाइन मेरी याद रखना, आईपी ऑफ एन एलिमेंट is greater than electron affinity of an element। एक फॉर्मूला रखो, तुम्हारा सवाल बनाओ। क्लियर है? आ जाओ अल्रेड रोचाओ। अब अगली बात लिखो, अल्रेड रोचाओ। तीसरा स्केल भी लिख लो, अल्रेड रोचाओ। बस पहली वो लाइन बस याद रखो, बहुत डीप डाइव जाएगा तो यही सब सवाल बनाएगा, इससे ज्यादा नहीं बनाएगा। अगला लिखो, अल्रेड रोचाओ। लिखो, इन दिस स्केल इट इज अज्यूम दैट, इस स्केल में ऐसा अज्यूम किया गया, मार्क माय वर्ड, इट इज अज्यूम दैट, मैं बार बार बोल रहा हूं, अज्यूम दैट, ऐसा माना गया है, इट इज अज्यूम दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, electrostatic force of attraction between nucleus and shared pair of electron ठीक है, and shared pair of electron। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बस इतना ही याद रखो। अब देखो एक सवाल कर लो, ऐसे सवाल जाता कि तुम्हारे लिए इजी हो जाए। खत्म बवाल। इधर सुनो, इधर दो मैच कर लो। इधर सुनो, मैच दी कॉलम। याद रखने का तरीका, मैच दी कॉलम। जब भी तुमको बायो में कोई याद ना हो ना, मैच दी कॉलम बना लिया करो तुरंत। अभी देखो कैसे मैंने बनाया है, देखो मैच दी कॉलम। कैसे कॉलम मैच करा दो? पहला, एक कौन सी स्केल थी बोल जल्दी? पॉलिंग। और दूसरी कौन सी थी बोल जल्दी? मुलिकन। ठीक है, और तीसरी कौन सी है बोल जल्दी? अल्रेड रोचाओ। ठीक है, चाओ। ठीक है, अब इधर ए, इधर बी, इधर सी। बॉन्ड एनर्जी बोल किससे रिलेट? बॉन्ड एनर्जी पहला मत लिखो यार, पहला लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच में? न्यूक्लियस एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला बात ये हो गया। दूसरी बात क्या हो गई? बॉन्ड एनर्जी। और तीसरी बात अगर हम बात करें, एवरेज एनर्जी ऑफ आईपी एंड ईए। अब मैच कर लो, पॉलिंग किस पे कहता था? बॉन्ड एनर्जी। मुलिकन्स किसके लिए बोलता था? एवरेज एनर्जी। और अल्रेड रोचाओ, खत्म। ऐसे सवाल बनाना सीखो। सवाल जितने बनाना सीखोगे, जवाब उतने याद होते जाएंगे। सवालों के जरिए जवाब को याद रखने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तुम्हारा दिमाग सवालों को कैप्चर ज्यादा करता है। ठीक है, तो लिखो ये बात। चलो, इसी के तौर पे अगर हम तुमसे बात करें, अब एक और सवाल करा रहा हूं, एक और सवाल बस बता देना। रुको ना यार, तुम लोग लिखना है, रुको ना नालायक। पहले बताओ इधर मैच। दूसरा, मैंने तुमसे बोला एक्स आइसोलेटेड गैसियस एटम है। सुनना, कॉलम 1 कॉलम 2, इधर 1 ले लो, इधर 2 ले लो। इससे कंक्लूजन आपको थोड़ा दिमाग में रहता है। ठीक है, एक्स गैसियस ले लिया, इसको इलेक्ट्रॉन खिलाना है मुझे। अब बताओ, इधर मैंने क्या लिख दिया? ई लिख दिया। क्या लिख दिया बोलो जल्दी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या लिख दिया? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। दूसरा मैंने क्या ले लिया? मैंने क्या बोला? सुनना जरा गौर से। एक्स गैसियस है, इसके अंदर से मुझे इसको बनाना है एक्स प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। मैंने लिख दिया आईपी। ठीक है, पक्की बात है। और मैंने इधर लिखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इधर मैंने लिखा बॉन्डेड एटम। अब बताओ मुझे यहां पे क्या नजर आता है? क्या आईपी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है या नहीं है? क्या गैसियस एटम में अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड कर रहे हो, इट मींस ये आईपी है या ईए है? ईए है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें, इसका आंसर ए बी सी है। तो यहां पे बताओ पहले, दूसरे और तीसरे का। ये देखो तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है मैंने। सुनना जरा गौर से, ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ये ए, ये बी, ये सी। अब जरा गौर से देखो, ए वाले का आंसर क्या? पहले वाले का ए हो गया। ठीक है, अगर वहीं पे अगर हम बात करें, कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम लेते हो, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालते हो, आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। उस एनर्जी का नाम क्या है बोलो जल्दी? तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? बी। और एक बात तो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी है या बॉन्डेड एटम की?
तो इस थर्ड का क्या हो जाएगा, सी। और ये तीनों बातें मस्ट है कि तुमको आनी चाहिए। ये सवाल फालतू नहीं है, ये सवाल एकदम मस्ट ही, तुमको हर समय पता होना चाहिए। अगर पता है तुम्हारा रिवीजन है। जेड इफेक्टिव में क्या पढ़ रहे हो, और तुम एकदम चैप्टर को कंसोलिडेट करते हैं। आओ एक पॉइंट पे उतरते हैं, एक पॉइंट में एक लाइन में देखते हैं क्या था चैप्टर, था क्या एग्जैक्टली। आप जेड इफेक्टिव पढ़ने गए तो आप क्या पढ़ रहे थे कि बाहरी शेल का इलेक्ट्रॉन जो है उस पर अट्रैक्शन क्यों लग रहा है। मैं पूरी इनऑर्गेनिक कनेक्ट कर सकता हूं 2 मिनट अगर मुझे दो तो मैं तुम्हें पूरा एकदम क्लियर दिखा दूंगा इनऑर्गेनिक का जन्म कैसे हो रहा है। देखते चले जाओ। सबसे पहले तुम जेड इफेक्टिव की बात कर रहे हो तो तुम बात कर रहे हो किस पे, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन की बात कर रहे हो। अब तुमको पता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग वेव नेचर शो करेगा, दुगला है इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होगी। तो इसलिए तुम बॉन्डेड में जाके क्या पढ़ रहे हो, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। यानी बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी, अगर मैं बात करूं बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी कहां कहां पूरे चैप्टर में पढ़ी, 2 जगह। एक तो आपने कहां पढ़ी, एटॉमिक रेडियस, और एक कहां पढ़ी आपने, इलेक्ट्रो। लेकिन जेड इफेक्टिव किसके लिए आपने पढ़ा, आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए। गैसियस मत बोलो, आइसोलेटेड एटम बोलो। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसके लिए पढ़ी आपने, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आईपी किसके लिए पढ़ी आपने, आइसोलेटेड गैसियस एटम। पढ़ी या नहीं पढ़ी। लेकिन आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके लिए पढ़ी है, बॉन्डेड। आपने एटॉमिक रेडियस किसके लिए पढ़ा है, बॉन्डेड। अरे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अब सुनना जरा गौर से, लड़ाई किस बात की थी, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कौन कितना ज्यादा खींच रहा है, उसका जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा। इट मींस उसकी साइज पे फर्क पड़ेगा, इसलिए जन्म किसका हो गया था, एटॉमिक रेडियस। चलो हम आते हैं। हमने कहा इसी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है। मैंने क्या बोला, ये वैलेंस शेल का, ऐसे समझो ना, मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा है वो न्यूक्लियस है, समझने की कोशिश करना। ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको बाहर निकाल के खींचना चाहता हूं, इसको बाहर निकालना चाहता हूं। इसके लिए मुझे क्या देनी पड़ रही थी, एनर्जी। और उस एनर्जी का नाम क्या था, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब साइंटिस्ट के मन में ख्याल है कि काम करते हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन डालते हैं वापस से। तो डालते हैं, तब कौन से टॉपिक का जन्म हो गया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। देखते हैं कितना प्यार करता है। अब आइसोलेटेड एटम की तुमने प्रॉपर्टी खत्म कर दी कि आईपी जान लिया, निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, देने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। अब चलो बॉन्ड बनाते हैं। तो हमारी जन्म किसका हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तुरंत केमिकल बॉन्डिंग आई। केमिकल बॉन्डिंग ने बोला वैलेंस शेल का ही इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट करता है। क्यों वैलेंस शेल वैलेंस शेल वैलेंस शेल आप किए जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगला बॉन्डिंग आ रहा है, और बॉन्डिंग के अंदर कोवेलेंट आप नहीं बना पाएंगे अगर आपको नहीं पता है वैलेंस शेल क्या है। अगर आपको नहीं पता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, आप किसी बॉन्ड के बारे में पढ़ ही नहीं सकते। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहता क्या है, वीएसईपीआर थ्योरी, मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज मिनिमम। क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज मिनिमम। हर इंसान अपने जीवन में वो लक्ष्य चुनना चाहता है जिसमें उसको संघर्ष कम करना पड़े। अरे हाँ ना बोलो भाई, जिसमें उसको फाइट कम करनी पड़े। सर हमने तो इतना बड़ा लक्ष्य चुना, अबे यहाँ के नहीं आगे की बात कर रहा हूं। चुना क्यों ये तूने, क्योंकि तुझे जीवन में लक्ष्य तेरा क्या है कि पैसे की किल्लत ना आए यार, हाँ या ना, पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए तुमने क्या चुना, प्रोफेशन क्या चुना, डॉक्टर का। तो तुम अगली समस्या का निवारण कर रहे हो, तो कहोगे इसमें भी समस्या ना आए तो तुम बैल हो, फिर समझ रहे हो, इंसान नहीं हो। इंसान के जीवन में समस्या आती है, हमारे जीवन में है, तुम्हारे जीवन में भी होनी चाहिए। सबके जीवन में, जितने इंसान है सबके जीवन में, गधों के जीवन में समस्या नहीं होती है ना, होनी चाहिए, होनी चाहिए। रेस्पेक्ट दैट। खैर कम टू द पॉइंट। उसने बोला क्या, मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज मिनिमम। हर मॉलिक्यूल के जीवन में संघर्ष है भाई, रिपल्शन है, कभी लोन पेयर का रिपल्शन, कभी बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, कभी लोन पेयर नीट 2016 का सवाल। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, लोन पेयर में, उसके बाद बॉन्ड पेयर में, उसके बाद मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज मिनिमम। पहली बात आपको वीएसईपीआर में ये याद रखना होता है। दूसरा ये याद रखना होता है कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, देन लोन पेयर में, देन बॉन्ड पेयर में। रीजन क्या है छोड़ दो, जब आएगा तब बताएंगे। अब वीएसईपीआर ने मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री निकालना सिखा दिया। उसने ये नहीं बताया ये जब बना तो बना कैसे। पिक्चर के अंदर लाना पड़ा वीवीटी को। किसको लाना पड़ा, वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर से वैलेंस शेल आ गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला क्या कि आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जब गले मिलता है तो उसको ओवरलैपिंग कहते हैं। तो अभी अचानक से हाइब्रिडाइजेशन निकल के आने लगा, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ये कहां से आ गया, कहानी जब आएगी, जब बताऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। बस अभी ऐसे सुनो कि सब वैलेंस शेल का खेल चल रहा है। वीएसईपीआर वैलेंस, उसके बाद वीवीटी, फिर वैलेंस। कहती ऑर्बिटल का ओवर मिलन। अब शुद्ध शब्दों में बता दो ना सर, ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन में क्या अंतर है। अरे मान लो एक 7 फुट का एक 4 फुट का है, दोनों गले मिल रहे हैं, क्या सेम एनर्जी वाले लोग गले मिल रहे हैं? आप मुझे सोच के बताइए। नहीं। अगर मान लो 2 5 फुट के लोग हैं, आराम से गले मिल रहे हैं,
कौन अच्छे से गले मिल पाएगा ये मुझे बताओ। इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल का अगर मिलन हो जाए उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग, है नालायक हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम एनर्जी इज नोन एज व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज ओवरलैपिंग? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, किसी का गले मिलना ओवरलैपिंग है, इक्वल एनर्जी वालों का गले मिलना हाइब्रिडाइजेशन है दोस्त। अब ये प्रॉब्लम चलो ठीक है, अब इसके बाद से अगली थ्योरी आती है मोटी, वो भी किसकी बात कर रही है? वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। नहीं, उसने बोला कि वैलेंस शेल के साथ साथ अंदर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं उनका बैठ के अचार डालेंगे, उनका भी तो कुछ काम होगा अंकल। और वहां से जन्म हुआ है मोटी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और एक्चुअल में हमारी थ्योरी वहीं पे जाके रुक गई है। अभी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कोई और थ्योरी है ही नहीं साहब, कोई थ्योरी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, और कोई थ्योरी है ही नहीं कोवेलेंट बॉन्ड की। तो वो जो फजांस, अबे आयनिक के अंदर जाके पढ़ता है भाई तू, वो तू आयनिक के अंदर पढ़ता है। एक्चुअल में फजांस, और समझ आयनिक कैरेक्टर की वजह से फजांस और इनका डाइपोल का जन्म हुआ। इनका भी जन्म होने के पीछे लॉजिक है, क्योंकि 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, कहीं 100% आयनिक नहीं है। बोलो हाँ या ना? कुछ आयनिक के अंदर कुछ परसेंट कोवेलेंट के होते हैं और कुछ कोवेलेंट के अंदर कुछ परसेंट आयनिक के। अब ये समस्या कैसे निकाले? तो एक ने बोला, क्या फजांस ने बोला कि मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं जिससे तुम आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल लोगे। तो डाइपोल मूवमेंट ने कहा हम भी खड़े होंगे। मैंने कहा ना, दुनिया में प्रभु ने बहुत सोच समझ के बनाया। बोला आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए हम फजांस रूल दे रहे हैं, तो कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए हम डाइपोल मूवमेंट दे देते हैं। इसीलिए डाइपोल मूवमेंट तुमको पढ़ना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है। अब आ जाओ उसके बाद से, और क्या पढ़ना है तुमको? और तो कुछ नहीं। अब आयंस है तो अब तुमको पता है पानी की पावर बहुत ज्यादा होता है। अरे इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, फिजिक्स से सुनते आ रहे हो, हाँ या ना? अरे सुनते आ रहे हो या नहीं सुनते? तो पानी क्या कहता है? पानी को इस बात का घमंड है कि जिस आयनिक कंपाउंड को अपने आप पे बहुत गुमान होना, जिसको ये लगता होना कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, मतलब हमारी बॉन्डिंग सबसे तगड़ी है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है आपके फिजिक्स के अंदर। अरे माना जाता है या नहीं माना जाता? माना है, ये भी नहीं पता है? न्यूक्लियर फोर्स वगैरह पढ़ा है, पढ़े थे ना? तो ये स्ट्रांग माना गया है। तो उनको आयनिक कंपाउंड को लगा कि हमारे अंदर तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हमारा कोई क्या बिगाड़ पाएगा। पानी कहता है इधर आओ, एक बार नहा के देखो तो सही, एक बार डुबकी लगाओ, बताएंगे तुमको। कहता हम वो है, क्या बोलता है? हम वो है, क्या बोलता है? हम वो है, क्या बोलता है? हम वो है जो तलाक कराने की पावर रखते हैं। किसके बीच में? दो आयंस के बीच में। अच्छा, ऐसे ही वो लोग डुबकी मारते हैं, खट से अलग एक्वा साइज बड़ी होने लगी, होने लगी, होने लगी, निकलने वाली एनर्जी का जन्म हो गया हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये हुआ, एक काम करते हैं, दोनों केटायन एनायन को बाहर लेके आते हैं। जब एयर में लेके आए तो भाई देख रहे हैं वो दोनों एक दूसरे को बहुत तेज अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट करके लैटिस बना रहे हैं। एनर्जी का जन्म हो गया, लैटिस एनर्जी। इसीलिए पढ़ना पड़ जाता है, वरना ये सब कोर्स के बाहर नहीं है। समझने की कोशिश करो क्यों आ रहा है। अभी वह कोवेलेंट पढ़ के, आयनिक पढ़ के हम थक चुके हैं। तो चलो अब कोऑर्डिनेट में। अब कोऑर्डिनेट में सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए वर्नर साहब आए, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बताए। फिर वीवीटी आई। क्यों ये वीवीटी क्यों आई? क्योंकि एनसीईआरटी माता रानी केमिकल बॉन्डिंग में ये बात लिख चुकी है कि आफ्टर फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिहेव एज कोवेलेंट बॉन्ड। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट आफ्टर फॉर्मेशन, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते दोस्त, बनने से पहले डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो वीवीटी एक्चुअल में थ्योरी किसकी है? कोवेलेंट की। और एनसीईआरटी क्या कह रही है कि आफ्टर फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिहेव एज कोवेलेंट बॉन्ड। कह रही है या नहीं कह रही है? तो वही थ्योरी यहां जाके एप्लीकेबल हो गई। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालना। वीवीटी के कितने बच्चे हैं एक्चुअल में? दो। कितने बच्चे हैं? एक ओवरलैपिंग और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन। अगर वीवीटी नहीं लाते तो तुम ये नहीं समझ पाते कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना कैसे, ओवरलैपिंग कैसे हुई, और उसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाते। नहीं निकाल पाते तो DsP2 या sp3d होगा, ये पता कैसे चलता? अब ये तो बात हो गई। इसके बाद फिर एक थ्योरी आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कहां से निकाला गया? सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स से निकाला गया। इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स। क्या कहता है? उन्होंने बोला ना, परेशान हो गए पूरे केमिस्ट्री वाले कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये क्या है, मतलब चल क्या रहा है। उसने बोला तुम लोग गधा हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता क्या है? तो एक कटोरा खाली रहता है, एक कटोरा क्या रहता है? खाली रहता है। अगर हम बात करें, अगर जरा गौर से सुनना, कि एक कटोरा खाली रहता है और दूसरा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। समझने की कोशिश करना, एक कटोरा खाली रहता है, दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। अब अगर मैं तुमसे बात करूं, उसने बोला इतना तुम लोग दिमाग काहे लगा रहे हो बे, तुम इसको मानो ना पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, इसको मानो पॉइंट नेगेटिव चार्ज। दो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो पॉइंट नेगेटिव मान लो और इसको पॉइंट पॉजिटिव मान लो। और यूनिवर्स में पॉजिटिव चार्ज क्या है? स्टेशनरी है। यानी कि लिगेंड अप्रोच कर, लिगेंड गलत बोल गया, इलेक्ट्रॉन पेयर वाला अप्रोच करेगा
या फिर ये केटायन इलेक्ट्रॉन पेयर को अप्रोच करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर केटायन को अप्रोच करेगा, इसीलिए लिगेंड चल के आता है किसकी तरफ? केटायन की तरफ। अब लिगेंड क्या है? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के पास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो लेके आएगा, तो जो डी जनरेट ऑर्बिटल है यानी इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल है टूटेंगे। हाँ या ना? T2G, EG, अरे बनते हैं या नहीं बनते? CFT से भी एडवांस थ्योरी है एक, लिगेंड फील्ड थ्योरी, LFT, जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? JEM के लिए कभी पढ़ेंगे तो आप लोगों को पढ़ना पड़ सकता है, या नेटवेट के लिए। तो अगली थ्योरी है LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी, लेकिन मतलब ही नहीं है। यही टोटल थ्योरी है, इसके अलावा कौन सी है? पहला कौन सा है? लोटी। पहला कौन सा है? लोटी बोले तो लेविस ऑक्टेट थ्योरी, पहली थ्योरी तो यही है। पहली कौन सी है? लोटी। दूसरा कौन सा है? VSEPRT। दूसरा कौन सा है? VSEPRT। तीसरा कौन सा है? VVT। चौथा कौन सा है? MOT। पांचवा कौन सा है? वर्नर्स। छठा कौन सा है? CFT। अब तुम कहोगे VVT भी तो उधर था, तो अबे एक बार बोल दिया ना। ये 6 थ्योरी हैं, इनसे बाहर बताओ ना सवाल आता हो तुम। बताओ और कौन सी थ्योरी पढ़ते हो तुम पूरी इनऑर्गेनिक के अंदर? कुछ कोवेलेंट के लिए, कुछ कोऑर्डिनेट के लिए, और कुछ आयनिक के लिए। डाइपोल मूवमेंट और ये क्या कहा जाता है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालना पढ़ना पड़ता है हमें, क्योंकि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं है, कोई 100% कोवेलेंट नहीं है। पानी में डालोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ना पड़ेगा, हवा में ले आओगे तो लैटिस एनर्जी पढ़ना पड़ेगा। और कौन सी एनर्जी है बताओ? हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी। आयनाइजेशन का है पढ़े? वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये जानना बहुत जरूरी था। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों पढ़े? क्योंकि ये जानना जरूरी था कि इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी। ये सब जानना बहुत जरूरी था। और बताओ ना कौन सा चैप्टर है? और तो कुछ पढ़ते ही नहीं हो तुम, गिने चुने टॉपिक है इनऑर्गेनिक में, गिने चुने। काहे मुस्की मार रहे हो भाई? क्या बोल रहा है? नहीं मतलब मैं बता रहा हूं मेजरली सवाल से, ये बातें मैं क्यों ऐसी कर रहा हूं कि सर ये बातें ऐसी क्यों कर रहे हो। जब रोज करूंगा एक दिन याद हो जाएगा, और जिस दिन ये खत्म होगा ना उस दिन तुम और भी अच्छे से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड सब कुछ चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में हो सकता है नहीं चल रहा हो, लेकिन आज ही थोड़ा थोड़ा स्वीट पॉइजन करके डाल दूंगा ना, तो एक समय बाद तुमको याद रहेगा, अच्छा है तो थ्योरी है, MOT से सवाल आना ही आना है, CFT से आना ही आना है, 2 को पढ़ के जाओ, हाइब्रिडाइजेशन से आना ही आना है, 5 को सवाल तुम्हारा इससे निकल गया, 5 सवाल निकल गया। ये कंफर्म रहो यार, ये 3 से आएगा ही आएगा, आयनाइजेशन से आएगा ही आएगा, अगर घुमाएगा, अगर पीरियोडिक में सबसे पहला दिमाग उसका जाएगा आयनाइजेशन, बच गया तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इंपॉर्टेंस देते हुए कि इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। नालायक 10-15 में से ना 15 सवाल या 16 सवाल या 14 सवाल या 13 सवाल आएंगे ना, तो मान के चलो 10 तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अब वो इंपॉर्टेंट वो 3 है, वो 3 कौन कर पाएगा? जो पूरे सिलेबस के साथ अपनी रिदम अच्छा बनाएगा। वो किस्मत का आपके खेल है, 3 में से 2 सही होता है, 1 सही होता है, छूटता है, क्या होता है वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। लेकिन मैं बता रहा हूं, तुम अगर थोड़ा भी इनऑर्गेनिक को सीरियसली ले लिया ना हमारे साथ, तो ये मान के चलो 3 नहीं गलत होगा, इनफैक्ट तुम्हारा 3-4 ऑर्गेनिक में जरूर प्लस होगा, फिजिकल में 1-2 जरूर प्लस करा दूंगा, क्योंकि इतनी जगह इतनी बातें जहां पे भी जो रिलेटेड होगी मैं बोलूंगा जरूर कि भैया ये रिलेटेड है। अब ली चार्ट क्लियर है, पिछली क्लास में बताया था, अब नालायक तुम ना पढ़ो तो हमारी क्या गलती है उसमें, हम क्या कर सकते हैं? बता दो कौन मास्टर वहां जाके ली चार्ट क्लियर एक्सप्लेन करता हो, कोई है बस प्रोसेस के अंदर ये बताए जाके तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स क्यों डिक्रीज हुआ है, रटने के लिए बोल दिया जाएगा, रीजन बताओ ना, उसी केमिस्ट्री में दिया गया, मैं तुमको एक एक लॉजिक दे सकता हूं, का है पढ़ा है, तुम्हारी तरह नालायकी नहीं करता था, इसलिए पढ़ोगे तो जानोगे, जानोगे तो उत्तर आएगा, बहुत क्लियर बात है। नहीं पढ़ोगे ठीक है, ठन गोपाला बंडा लेके बजाते रहना ढोलक, समझ रहा हूं मेरी बात को? एनीवे, तो इंपॉर्टेंट ये क्या है, अब देखो ये रिवीजन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये रूम में लगा दो रोज कि आइसोलेटेड गैसियस एटम को इलेक्ट्रॉन खिलाना मतलब ये, अगर हम बात करें निकालना मतलब आईपी, और अगर हम तुमसे बात करें ईएन किसका है, बॉन्डेड एटम, ये छोटी छोटी बातें हैं। 3D में D4 और D9 नहीं एग्जिस्ट करते, तो बताओ 4D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता, D3 D6 D9, 5D के अंदर D8, 6D के अंदर D9, अरे आना बोलो भाई, 4F के अंदर क्या एग्जिस्ट नहीं करता, F0 F2 F8, 5F के अंदर F1 F5 F8, लेंथेनॉइड के पीछे की वजह बताओ, 4F इलेक्ट्रॉन, एक्टेनॉइड के पीछे की 5F इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन के पीछे की 3D इलेक्ट्रॉन, गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर रहे हो, बोलो क्या बनेगा, टॉपिक का नाम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, निकाल रहे हो तो क्या बनेगा, अच्छा एटॉमिक रेडियस आइसोलेटेड या बॉन्डेड, आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम या मैक्सिमम, आइसोलेटेड गैसियस या आइसोलेटेड सॉलिड, समझ रहे हो मेरी बात को? ये सारी बातें मुंह पे बोलते रहा करो रोज रोज। जेड इफेक्टिव में कितनी बातें याद रखनी है, 5, 5 में कौन सा शील्डिंग सबसे बेहतरीन किसकी होती है, एस, देन उसके बाद पी, देन उसके बाद एफ, 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 आ जाओ खैर स्ट्रेस नहीं देते हैं, एस पी डी एफ, पक्की बात है बोलो हाँ या ना?
इसके बाद हमने क्या पढ़ा, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। और क्या पढ़ा, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। फॉर्मूला कितनी जगह लगेगा, लगाओगे हर जगह, मैं तुमको बता रहा हूं, लेकिन दो ही जगह लगेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट। टाइप्स ऑफ रेडियस के बेसिस पे सबसे बड़ा रेडियस कौन सा, वैन वॉल। बंदर को किससे कंपेयर करो, नोट दैट वैन वॉल रेडियस ऑफ एन ऑफ इनर्ट गैसेस शुड नॉट बी कंपेयर्ड विथ मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट। ये लिखता है या नहीं एनसीईआरटी, यही ना, हिंदी में बोले तो बंदर को बंदर से कंपेयर करो, मेटेलिक और कोवेलेंट से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात समझ में आई या नहीं, खत्म। मेटल किसके आगे आएगा, मेटल। मैं जानबूझ के यहां पे ये दो जगह पॉइंट छोड़ गया, पता है क्यों, एक तो कॉन्ट्रैक्शन वाला पॉइंट तुम्हें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्शन याद है तुमको अब समझ आना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्शन से कितने सवाल तुम्हारे सही हो सकते हैं, तुम कितने लॉजिक बिना रटे तुम याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा उतार चढ़ाव, साइज में ऐसा उतार चढ़ाव, आईपी में ऐसा उतार चढ़ाव क्यों आ रहा है, क्योंकि रीजन कौन है वहां पे बैठा हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। और ये बात तब तुम्हें समझ आती है जब तुमको ये पता होता है डी और एफ की शील्डिंग कैसी है, पुअर। और ये बात तुमको तब मजा आ जाता है जब एनसीईआरटी की वो लाइन भी तुमको याद हो जाती है कि शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन पी इलेक्ट्रॉन और लेस देन पी इलेक्ट्रॉन। बस ये एनसीईआरटी माता रानी की वो लाइन है। ये कनेक्टिविटी तुमको पता है, तुमको पता है सवाल किस रास्ते तू ले जाएगा भाई, जहां ले जाएगा हर पॉइंट पे मैंने बैरियर अपना प्रिपरेशन का तैयार कर रखा है, मैं तुझे सॉल्व कर दूंगा। ये पॉइंट होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। रोज बार बार पढ़ो, मैं कह रहा हूं ना, एक बार में दिल लगा के पढ़ने से बेहतर है रोज नोट्स देखो। ठीक है, खैर यहां पे आ जाते हैं, ये सवाल हो गए। आप एक काम करिए, इन दोनों को पहले नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए एक तो, और इसके कर लिया ये वाला। अबे बिना पानी के सब मार देंगे यार। नो सर, मारेंगे ना, इतना मार, भाग यहां से। नो सर, नोट करो। ठीक है, अभी एक लेक्चर और लगेगा बेटा, पूरा खत्म करने में ना एक लेक्चर और लग जाएगा, क्योंकि एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, अभी ये सब कंपेयर कराना है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में टोटल 6 फैक्टर पढ़ने होते हैं, वो 6 फैक्टर अभी कराना पूरा बाकी है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ऑफिशियली वो हो जाती है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे, जैसे एप्लीकेशन में नहीं बताया था कि मेटेलिक कैरेक्टर हमेशा आईपी से देखते हो, वैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमेशा ईएन से देखा जाता है। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, ये सब अभी पढ़ना बाकी। एप्लीकेशन एक लेक्चर, हाँ रुक जाइए मैं ले लूं, थैंक यू। ठीक है, तो लिखो ये बात, पहले लिख लो पहले, उसके बाद से चलते हैं आगे। टेस्ट में तो नहीं मेरा क्या, हाँ मत पढ़ के आना तुम लोग, मत पढ़ के आना, मत, मैं कहां कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मत पढ़ के आना। चलो ले नोट करो फटाफट। क्या चीज, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। चलो भगवान करे तुमको पीटने की नौबत हमेशा पड़ी रहे। आ जाओ नालायक, हो गया, बजा लिए, यही बजाते बजाते तुम्हारा जीवन बीत जाएगा, समझ रहे हो। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ बोलूंगा, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। भगवान करे तुमको यही मिले, समझ रहे हो। अब सुनो मेरी बात, हाँ मेडिकल कॉलेज पढ़ने वालों को मिले भाई,
हाँ अगली बात सुनो मेरी बात को, ये तो बात हो गई। अब देखो इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसके अंदर? टाइम हो गया? कौन कौन? टाइम हो गया? गेट खोल लें? कौन? बेटा देखो हमको हमको पता है किसने बोला है, ठीक है। हम बहुत गंदा झंड करते हैं, पता है ना? नहीं बता रहे हैं हम तुमको, इडियट। सुनो पहले, अगर मैं तुमसे बात करता हूं, आवाज सुन के मैं पहचान लूंगा कितनी फ्रीक्वेंसी से कहां से आवाज उठ के आई है, ठीक है? नहीं, ठीक है, कसम से, होने वाली की कसम है। एक्स नहीं, होने वाली की बात कर रहा हूं। नहीं बोला होगा यार, नहीं तो ठीक है ना, ठीक है, मतलब ऐसे मत करो। सुनो, 5-6 पॉइंट होते हैं। पहला, बॉन्ड पोलैरिटी पे सवाल बनता है, एसिडिक बेसिक नेचर के ऑक्साइड पे बनता है। उसके बाद से अगर मैं तुमसे बात करूं कि कभी मिनिमम पोलैरिटी मैक्सिमम पोलैरिटी ऐसे सवाल कभी पूछ लिए गए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं तुमसे बात करता हूं नेचर ऑफ ऑक्साइड, एक तो मान लो उसका सवाल प्रोमिनेंट बनता है, और थोड़ा सा डाइपोल मूवमेंट वगैरह में भी इसकी हमें मदद मिलती है। तो इस पे ना पूरा एक लेक्चर अभी लगेगा, पूरा 1.5 घंटा प्रॉपर पूरा सवाल कराते हुए इस पे टाइम लग जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इन जनरल आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, आप अपना सवाल लगाओगे, सवाल आपसे लगेगा, लेकिन वो जो कहा जाता है ना कंप्लीट सवाल लगाना, मतलब हमारा पूरा लॉक्ड है सर। अब तो हमको किसी मॉड्यूल का, किसी इंस्टीट्यूट का कोई भी सीट आ जाए, कोई भी डीपीपी आ जाए, मॉड्यूल आ जाए, हम नहीं तुमको वो कर रहे थे। इसके बाद मेरी डीपीपी आएगी, मैंने तुम लोगों से वादा किया था, जब चैप्टर खत्म होगा मेरे पर्सनल सवाल आ जाएंगे, ठीक है। तो वो पर्सनल सवाल जो है वो मैं जल्दी जल्दी अब इसके बाद से टाइप करा के एक एक करके आप लोगों को दिलवा देता हूं, ठीक है। मतलब वो वाला सॉफ्ट कॉपी पे, समझ रहे हो, सॉफ्ट कॉपी पे। वैसे पता चला तुम उनका गला जाके पकड़ लियो, हार्ड कॉपी पूछ बोला गया है, ये मत बोलना भाई, वो अपनी तरफ से मैं सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, एक बैच में बंटवाने का 50,000 रुपया लग जाता है, इतना तो दूंगा तो खत्म हो जाऊंगा फिर, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना? तो तुमको हमारे पैसा की चिंता है, चुप गधा कहीं का, नजर लगा रहा है, देख रहे हो? अरे बोलो सर, मतलब उन्नति हो आपकी, ठीक है। हम तुम्हारी उन्नति की कामना करते हैं कि नहीं करते हैं? मतलब हद है यार। सुनो 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 सुनो, मेन बात क्या थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर? स्केल वाली बात। पॉलिंग किस पे बेस्ड है? बॉन्ड एनर्जी। और मुल्कन्स किस पे बेस्ड है? आईपी और ईए। और उसके बाद से तीसरा वेदांत फिजिक्स। अच्छा 10:01, ठीक है। क्या चीज? टेस्ट में आएगा भाई, इसीलिए तो रिवीजन करा रहा हूं इतना। हाँ आएगा यार। कौन बोला है? वो ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं इनऑर्गेनिक? तो सिलेबस कौन डिफाइन करेगा, हम या वो? भाई मैंने तुमको, मैं सच बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं 13 सवाल आ रहे हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, धोखा मिल जाए, पक्का आ रहे हैं यार। कहे ग्रेस मार्कन एनटीए हैं हम, बांटते चलेंगे। नहीं आएगा तो, अगर आ गया तो पढ़ के आओगे, नहीं आया तो नहीं पढ़ के मत आना, मत आना, हम कहां कह रहे हैं तुमसे मत आना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। नेक्स्ट क्लास।